नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हो। स्वागत है आप सभी का अकेडमी पे, इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुटेक प्लेटफॉर्म। और ये है हमारी आईआर एंड द वर्ल्ड की क्लास। तो गाइस, जिसपे हम आईआर पढ़ते हैं, पिछले पूरे साल डेढ़ साल का कवर करते हुए प्रेजेंट का भी कवर करते हैं। एंड ये क्लास बच्चों सिर्फ आईआर तक ही सीमित नहीं है, हम इसमें और भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस के जो करंट अफेयर्स में इवेंट्स होते हैं या ऐसी कुछ भारतीय मतलब नेशनल स्केल पे भी जो है, अगर कोई बात इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है तो इस क्लास में जो कवर करते हैं हम, तो जो है इस क्लास का नाम है आईआर एंड द वर्ल्ड। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। ओके, सो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ऑल राइट, ओके, सो प्लीज गाइस शेयर द क्लास, प्लीज लाइक द क्लास वंस। ओके, तो अब जो है बच्चों हम पढ़ने वाले हैं आज का पहला टॉपिक, दैट इज द कोहाला प्रोजेक्ट। ओके, कोहाला हाइड्रो प्रोजेक्ट बच्चों लास्ट ईयर न्यूज में था। ठीक है, ये हाइड्रो प्रोजेक्ट हमारा नहीं है, जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि पाकिस्तान ने एग्रीमेंट कर लिया है इस प्रोजेक्ट के लिए। ओके, और हेल्प उसको मिलेगी कुछ बिलियन डॉलर्स की, वो मैटर नहीं करता कितने बिलियन डॉलर्स की उसको मदद मिल रही है। लेकिन बच्चों ये मदद कौन दे रहा है पाकिस्तान को ये हाइड्रो पावर प्लांट बनाने में, इसको गेस करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। और अगर आप जो है अब तक सही गेस कर चुके हो तो आपका गेस जो है सही है, दैट इज चाइना। ठीक है, तो बच्चों चाइना प्रोजेक्ट बना रहा है यार पाकिस्तान में, पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है। तो मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूं, हमारा इससे क्या लेना देना। तो बच्चों हमारा इससे लेना देना है, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है। इसकी 1200 मेगावाट की कैपेसिटी है, खैर वो सब मैटर नहीं करता। ठीक है, तो इसमें जो है बांध बनाया जाएगा, डैम बनाया जाएगा बेसिकली ऑन द रिवर झेलम। ठीक है, झेलम रिवर इंपॉर्टेंट रिवर है। ओके, झेलम रिवर जो है भारत से ही पाकिस्तान में जाती है, तो झेलम नदी में बांध बनाया जाएगा। तो भी हमें क्या मतलब, हमारे देश से तो वो नदी निकल चुकी है, अब आगे जा चुकी है पाकिस्तान में, पाकिस्तान कुछ भी करे उसका, तो हमें क्या मतलब। तो गाइस हमें मतलब है, हमें मतलब है ये लोकेशन, ये प्रोजेक्ट जो है आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स लेवल पे एमसीक्यू यहां से बन सकता है पूरा का पूरा। ओके, पाकिस्तान में ऐसी ही एक जगह हुआ करती थी स्वात वैली। स्वात वैली बच्चों अक्सर न्यूज में रहा करती थी टेररिस्ट अटैक्स के लिए, और यूपीएससी ने वो पूछ लिया था बहुत पहले 2015-16 में कि स्वात वैली जो है कहां पे है, कौन से देश में है। तो लाजमी सी बात है ये तो हमसे और भी ज्यादा रिलेटेड है, क्योंकि बच्चों ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है बन रहा है हमारी ही धरती पे, हमारी ही जमीन पे, यानी कि पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, ये पाकिस्तान ने जो हमारा इलाका जबरदस्ती जो है ले रखा है, इसमें ये प्रोजेक्ट जो है बन रहा है, कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ओके, सिंपल एज दैट। समझ गए आप अब मैं क्यों पढ़ा रहा हूं आपको ये, क्योंकि बच्चों हमारी जमीन पे हमारी कब्जा की हुई इनलीगल ऑक्यूपेशन पाकिस्तान ने कर रखा है। आपको पता है ये हमारा मैप है, और ये इलाका जो है पीओके कहलाता है। ठीक है, ये बच्चों ये भी ध्यान रखना है कि हमें ये पीओके, कई लोग समझते हैं सिर्फ इतना सही है, ये पट्टी हल्की सी, ये जो पट्टी है हल्की सी, ये भी पाकिस्तान के कब्जे में है। ठीक है, ये जो हल्की सी पट्टी है ये पाकिस्तान के कब्जे में है। और बच्चों यहीं से झेलम नदी कहीं जाती है पाकिस्तान पे। ठीक है, यहीं से झेलम नदी कश्मीर से पाकिस्तान जाती है, और इसी झेलम नदी पे ही, इसी पे कहीं पे पीओके वाले इलाके के अंदर पाकिस्तान ये हाइड्रो पावर प्लांट बना रहा है, और चाइना उसकी मदद कर रहा है। ठीक है, चाइना बच्चों अपनी सीपेक का जो पॉलिसी है, उसकी सीपेक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो आपको मैं पढ़ा भी चुका हूं पहले और सुना भी होगा आपने, नहीं तो आगे कभी दोबारा पढ़ा देंगे, कोई लोड नहीं है। सीपेक प्रोजेक्ट के अंदर उसने इसको भी जोड़ लिया है। ठीक है, और सीपेक प्रोजेक्ट के अंदर मदद मुहैया कराएगा पाकिस्तान को। झेलम नदी पे ये पावर प्रोजेक्ट जो है बनने वाला है, कई सारी बिजली पानी जो है इससे दिया जाएगा, पाकिस्तान में काम आएगा। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है कोई परेशान होए या पाकिस्तान में कोई डेवलपमेंट या ग्रोथ नहीं होए। मतलब गाइस सिर्फ हमें इतना सा है कि हमारी जमीन पे, यानी कि हमारे पीओके पे, हमारा जो इलाका है कब्जे में जो ले रखा है पाकिस्तान ने, उस पे चाइना और पाकिस्तान मिलके बना रहे हैं, वो हमारे लिए पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, मुद्दा है हमारे लिए, वरना हमें कोई दिक्कत नहीं, अंदर जो करना है आप करो, कितने पावर प्लांट बनाने हैं वो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपको पता है हाल ही में इनको यूनियन टेरिटरीज बनाया गया है।
आर्टिकल 370 को हटा के पिछले साल, ठीक है, इनको यूनियन टेरिटरीज जो है बनाया गया। तो और इसका काफ़ी पार्ट इन यूनियन टेरिटरीज का चाइना और पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको एक को तो हम अक्साई चीन बोलते हैं जो कि चाइना के पास है, अक्साई चीन, ठीक है, ये है पीओके, ठीक है बच्चों। ये एक छोटा सा पट्टी भी एक्चुअली ये पाकिस्तान के कब्जे में थी, इसको शख्सगम इलाका बोलते हैं, ठीक है, शख्सगम इलाका बोलते हैं। ये पट्टी छोटी सी दे दी पाकिस्तान ने, गिफ्ट कर दी किसको, चाइना को। दूसरे का चोरी का माल, एक तो पहले तो दूसरे का माल, दूसरे का सामान चोरी का, वो भी आप किसी आप तीसरे को व्यक्ति को अगर गिफ्ट कर दो तो बच्चों ऐसा काम जो है पाकिस्तान ही कर सकता है, और पाकिस्तान ने यही किया, ठीक है। ये हिस्सा उसके कब्जे में था, पीओके का हिस्सा था, ये शख्सगम इसका नाम था। ये उसने चाइना को गिफ्ट कर दिया कि चलो तुम ले लो ये, ठीक है, हमारी तरफ से। और है किसका ये एक्चुअल में, है बच्चों भारत का है पूरा इलाका, ओके। और एक दिन हम जरूर इसको वापस ले भी लेंगे, समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप जो है पूछ सकते हैं। प्रणाम, ओके, क्या नाम है, अंजलि, ओके, ठीक है। अच्छा, अंजलि के बिना रह नहीं सकते हैं, विक्रम शर्मा, पढ़ लो यार, पढ़ लो। आई हर्ड जापान इज एंग्री। यार टिंडर विंडर क्यों नहीं डाउनलोड कर लेते आप लोग ऐसे कामों के लिए, मतलब यहाँ पे क्यों आते हो टिंडर के लिए? तो ऐसे मैंने फ्री में भी चलता है, मैंने सुना है वो, टिंडर विंडर भी चले जाया करो, ठीक है। ज़्यादा चांस है वहाँ पे, ओके, ज़्यादा चांस है आपको जो है सक्सेस रेट का, ओके। अगर आपको यही करना है तो आप जो है टिंडर, और भी कई ऐप हैं, कई सारे, गूगल आपका दोस्त बता देगा, वहाँ पे आप कर सकते हो। ये दिक्कत यहाँ आने की क्या जरूरत है, मतलब इतना कष्ट उठाने की क्या जरूरत है। ऑलराइट, एनीवेज गाइस आगे चलते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को है तो जो है आप पूछ सकते हो, ओके ओके। गुड आफ्टरनून जाट, ओके। जियोलॉजी ऑप्शनल अभिषेक आप पढ़ सकते हो प्लस सब्सक्रिप्शन पे, और मेरी गाइडेंस आप पूरी ले सकते हो कि मेरा भी ऑप्शनल ज्योग्राफी था, सिमिलर ही होता है लगभग, काफी 40-60%। वहाँ पे मैं आपको गाइड भी कर दूंगा उसको सिड यूपीएससी कोड लगा के। बच्चों आपको भी बताना चाहूंगा कि रेट्स जो है बढ़ने वाले हैं 23 तारीख से, तो उससे पहले ही जो है सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, लेना है तो, और नहीं लेना है तो फिर 23 हो या 25 हो या 30 हो, मजे करिए, चिल मारिए, न्यू ईयर और क्रिसमस की तैयारी कीजिए, ठीक है। ऑलराइट, सो बच्चों इंडिया रशिया डिफेंस डील्स, ओके। तो गाइज लास्ट संडे को हमने पूरा विजिट पढ़ी थी, पुतिन साहब जो है भारत आए थे, ओके। एनुअल समिट करते हैं भारत और रशिया, जिसमें एक साल हम वहां जाते हैं और एक साल वो हमारे देश में आते हैं। तो इस बार उनका नंबर था, तो पुतिन साहब आए थे थोड़े समय पहले, ठीक है, ओमिक्रॉन के आने के बाद आए थे भारत में, और कई सारे समझौते हमने साइन करे, कई सारी बातें मैंने बताया आपको, AKF-203 जो है हम बनाएंगे, ठीक है, S-400 के बारे में बातें हुई, कई सारी और, चाहे रशिया के डाउट्स थे कि हम जो है ज़्यादा ही USA और वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ हो रहे हैं, उन पर हमने बातचीतें करी बच्चों। लेकिन एक चीज के बारे में बात मैंने करी थी लास्ट क्लास में, लेकिन हमने डिटेल में बात नहीं करी थी, ओके। उसके बारे में आपको बात करना चाहूँ, दैट इज द रीलोस, ठीक है, दैट इज द रीलोस एग्रीमेंट, ओके। रीलोस एग्रीमेंट मैंने आपको IR में बच्चों इंडो रशिया पढ़ाया था अभी, ठीक है, मैंने आपको IR में इंडो रशिया भी पढ़ाया था, मैंने आपको इंडो USA भी पढ़ाया था। जब मैंने आपको इंडो USA पढ़ाया था तब मैंने आपको एक एग्रीमेंट बताया था, ओके, लेमुआ एग्रीमेंट। ये हमने 2016 के अंदर USA के साथ साइन किया, ठीक है बच्चों। एक काफी बड़ा माइलस्टोन था ये कि भारत ने अमेरिका के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया। ये उन चुनिंदा एग्रीमेंटों में से है जो अमेरिका अपने सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स के साथ साइन करता है। इस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद अमेरिका के साथ हमने ये तय कर लिया दोनों ने मिलके कि भाई कभी तुम्हें हमारी जरूरत हो, यानी कि हमारी मिलिट्री फैसिलिटी हो गई, एयरपोर्ट है, हमारे एयर बेसेस हैं, ओके, पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, ओके, मिलिट्री के और खुफिया अड्डे हैं, वो तुम्हें अगर हमारी जरूरत हो, इंडिया की जरूरत हो, तो USA इस्तेमाल कर सकता है। और इंडिया को अगर USA की ऐसी कोई चीज की जरूरत है, जैसे कई बार होता है पनडुब्बियां वगैरह निकल रही होती हैं देशों के पास से, जहाज वगैरह, तो उनको पेट्रोल चाहिए होता है, खाना पीना चाहिए होता है, तो वो एक नॉर्मल वे है।
तो अमेरिका और जो भारत ने लेमू एग्रीमेंट साइन किया, जिसके बाद ये सब जो मैंने आपको बताया ये पॉसिबल है अब आसानी से, ठीक है। ऑल दिस इज पॉसिबल विद ईज, ओके। इसे कहते हैं बच्चों बेसिकली लॉजिस्टिक एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं ये, ओके। लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट्स होते हैं ये। तो गाइस यूएसए के साथ कर लिया हमने, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, भारत को इससे बहुत मदद मिलेगी। चाइना के खिलाफ हम जो है और थोड़े स्ट्रांग हो गए। लेकिन गाइस शायद ये बात रशिया को जो है पसंद नहीं आई होगी कि यार इंडिया ने यूएसए के साथ कैसे कर लिया, ठीक है। तो बच्चों यहां पे हमको ये भी देखने को मिलता है कि बच्चों इंडिया अभी भी अपनी नैम की पॉलिसी में बिलीव करता है, नॉन अलाइनमेंट वाली पॉलिसी में अभी भी वो बिलीव कर रहा है, और वो किसी भी देश के साथ पर्टिकुलरली ज्यादा अलाइन नहीं होना चाहता, ना ही वो यूएसए है चाहे वो रशिया हो, ठीक है। तो यूएसए के साथ हमने साइन करा लेमो एग्रीमेंट, उसी के बाद अभी यानी कि रिसेंटली बच्चों हमने रशिया के साथ भी हम तैयार हो गए, ठीक है, कि रशिया के साथ भी रीलोस एग्रीमेंट हम साइन करेंगे। रीलोस, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स, यानी रशिया की नेवी, एयरफोर्स, मिलिट्री वो हमारे सपोर्ट सिस्टम्स यूज कर सकती है और हम उनके सपोर्ट सिस्टम्स जो है यूज कर सकते हैं। ये मतलब होता है इस तरह के एग्रीमेंटों का, ठीक है। भारत और बच्चों अमेरिका और रूस ही ऐसे देश नहीं है जिनके साथ हमने इस एग्रीमेंट क्लियर कर रखा है, और भी कई देश हैं, जैसे कि यूएसए का मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका, 2016 में हमने किया था यूएसए के साथ, ठीक है, लेमो एग्रीमेंट, जिसके बारे में हम डिटेल में बात कर ही चुके थे पहले, ठीक है। और हम जो है बच्चों सिंगापुर के साथ भी साइन कर चुके हैं, फ्रांस के साथ भी हम इसी तरह का एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं, ठीक है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया के साथ भी हम साइन कर चुके हैं, और बच्चों जापान यहां पे लिखा नहीं है, उसको आप ऐड कर लेना पीडीएफ में। जापान के साथ में भी हम इस लॉजिस्टिक एक्सचेंज प्रोग्राम या एग्रीमेंट कह लीजिए या पैक्ट कह लीजिए साइन कर चुके हैं। सबके अलग अलग नाम है, ओके। नाम से ज्यादा पता होना चाहिए आपको कि किन किन देशों के साथ हमने लॉजिस्टिक एक्सचेंज प्रोग्राम्स, डिफेंस पैक्ट्स जो है कर रखे हैं। तो ये सारे देश आ गए उसमें, क्योंकि अच्छा बच्चों क्वेश्चन बन सकता है मल्टीपल चॉइस में, बढ़िया यूपीएससी आपको फंसा सकती है कि ऊपर दे देगी यूएसए, रशिया, तो लोग अधिकतर यूएसए का ही ज्यादा पता है अभी, ठीक है, यूएसए वाले को ही कर देंगे। जापान ऐसे कॉम्बिनेशन बना देगी, यूएसए, जापान, साउथ कोरिया या फिर रशिया, चाइना, ऐसे करके उनमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। तो यहां पे सही जवाब होगा अमेरिका, फ्रांस, ओके, आपके सिंगापुर, साउथ कोरिया और जापान, और अमेरिका और रूस दोनों हैं, दोनों बड़े देशों के साथ हमने लॉजिस्टिक एक्सचेंज प्रोग्राम साइन कर लिया है। समझ गए आप? कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो मुझसे, आगे बढ़ते हैं, ओके। थोड़ी और बातें आपको बताता हूं। तो हमारे पास रशिया का काफी सामान बच्चों, जखीरा जो है काफी है हमारे पास, उस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं, हथियार वगैरह पे, ठीक है। इंडिया के पास क्या क्या है, ऑल राइट। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ यू कैन प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सारे झंडे बना दिए मोहित दुबे ने, वेरी गुड। झंडा लेकिन मुझे मोहित इसमें एक नहीं दिख रहा है अमेरिका का, ठीक है, अमेरिका का आपने झंडा नहीं बनाया। नहीं, मैराथन क्लास ऑप्शनल के लिए कोई सफिशिएंट नहीं है बच्चों। यूट्यूब पे कोई भी ऑप्शनल नहीं पढ़ाता है, इस गलत फहमी मत रहिएगा। यूट्यूब पे अनअकैडमी कोई भी आप जो है छोटा मोटा कोई टॉपिक पढ़ा सकता है, वो भी अगर कोई एजुकेटर पढ़ाएगा आपको ऑप्शनल तो वो लिखेगा टाइटल में कि ये ऑप्शनल का छोटा सा पार्ट मैं पढ़ा रहा हूं, मगर ऐसा भी मुश्किल है मिलना। लेकिन यूट्यूब पे कोई भी नहीं पढ़ाता है, तो उस गलतफहमी मत रहिएगा। ऑप्शनल बच्चों गेम मेकर होता है, आपका गेम बिगाड़ सकता है ऑप्शनल, और बना भी सकता है, तो उसमें बिल्कुल लापरवाही जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लो, ताकि जीएस के साथ जो है आप ऑप्शनल भी पढ़ पाओ। तो बच्चों इस गलतफहमी में मत रहना कि अनअकैडमी यूट्यूब पे कोई भी ऑप्शनल पढ़ा सकता है, ओके, क्योंकि पॉसिबल भी नहीं है पढ़ाना, क्योंकि बच्चों ऑप्शनल में बहुत ज्यादा सीरियसनेस चाहिए, बच्चे भी कम होते हैं, तो सस्टेनेबल नहीं है मॉडल यूट्यूब पे ऑप्शनल पढ़ाना। उसमें नोट्स वगैरह भी काफी आपको जो एजुकेटर होता है वो देता है, पीडीएफ भी मिलती है, कई किताबें भी होती है, कॉम्प्रिहेंसिव बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, इसलिए जो है पॉसिबल नहीं यूट्यूब पे। वो सिर्फ आपको अनअकैडमी की ऐप पे ही पढ़ सकते हो आप ऑप्शनल, ठीक है। एक सब्सक्रिप्शन से आप सारे ऑप्शनल पढ़ सकते हो, ऐसा कोई बाध्य नहीं करता अनअकैडमी आपको कि सब्सक्रिप्शन लेते समय ही डालना है कि भाई मैं तो जियोलॉजी पढ़ूंगा। एक बार सब्सक्रिप्शन आपको लेना है कॉम्बो, उसका जो मर्जी है ऑप्शनल वो आप पढ़ सकते हो। 2-3 में आप कंफ्यूज हो तो 2-3 के आप स्टार्टिंग थोड़ी क्लास देख सकते हो, और उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, मेरी मेंटोरशिप में रहोगे तो सिड यूपीएससी कोड यूज करोगे, मैं आपको बता दूंगा।
मुझे एक्सपीरियंस, 5 बार एग्जाम क्लियर किया है। ओके, तो ऐसे ही नहीं है तो उसका आपको पूरा फायदा दिया जाएगा। ओके, तो बच्चों रेलोस भी साइन कर दिया है हमने, भारत और रशिया ने। लेमुआ हम पहले ही साइन कर चुके थे, तो लेमुआ जब हमने साइन करा होगा तब रशिया ने थोड़ा हमें देखा होगा उस नजर से कि ये जो भारत जो है ज्यादा ही नजदीक जा रहा है, तो हमने बोला तुम भी ले लो, तुम्हारे साथ भी कर लेते हैं। गले मिल लिए हम यूएसए से 2 बार, तो तुम्हारे साथ भी मिल लेते 2 बार, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो बच्चों इसलिए जो है लेमुआ साइन जो है कर लिया है बातचीत। और अभी जो है इसको जब रशिया के प्रेसिडेंट आए थे तो और पुख्ता बातचीत हो गई इसके ऊपर, तो श्योर शॉट आप मानिए अब ये काम हो चुका है। बच्चों मिलिट्री, मैं आपको बताता नेवी डिपेंडेंस गाइस हमारी बहुत ज्यादा है। आज मैं आपको सिप्री का इंडेक्स भी बताने वाला हूं, रिपोर्ट आई है सिप्री की जिसमें बताया गया है कि इंडिया का न्यूक्लियर, पहली बार बच्चों ऐसा आया है कि इंडिया अपने न्यूक्लियर हथियार जो है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इंक्रीज कर रहा है। अब तक ये था कि इंडिया के पास लिमिटेड 110 ही हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब थे। पहली बार सिप्री के रिपोर्ट में आया कि इंडिया जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बढ़ा दिए हमने और एक्स्ट्रा बना लिए हैं। ठीक है, उससे पहले थोड़ा हम हमारे मिलिट्री नेवी के जो हथियार खाना है उस पर नजर डाल लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट एक नेवी में होता है एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है, यूएसए के पास ऐसे 10-15 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। ठीक है, उसके अलावा रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना और भारत के पास, सबके पास 1-1, 2-2 है। और यूएसए अकेले के पास 15 से ज्यादा है बच्चों, 15 से ज्यादा है, मतलब समझ रहे हो आप, 15 गुना ज्यादा उसकी नेवी पावरफुल है किसी भी देश से। मतलब यूएसए के एयरक्राफ्ट कैरियर अकेले दुनिया में एक तरफ खड़े कर दो और पूरी दुनिया के सारी दुनिया के देशों को, चाइना, पाकिस्तान, सबको मिला लो, चाइना, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, रशिया, फशिया, सबको मिला लो और उनके एयरक्राफ्ट एक तरफ खड़े कर दो, तो भी बच्चों यूएसए के एयरक्राफ्ट कैरियर भारी पड़ जाएंगे पूरी दुनिया के ऊपर, बहुत ज्यादा है उसके पास। तो भारत के पास बच्चों अभी फिलहाल इन सर्विस एक ही है हमारे पास, विक्रम आदित्य। इसका नाम आपने जरूर सुना होगा बचपन में, कहानियों में भी, और जो है अब भी यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी में भी आईएनएस विक्रम आदित्य बच्चों सिर्फ एक न्यू हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये बेसिकली एक बहुत बड़ा जहाज होता है जिसके ऊपर कई हेलीकॉप्टर वगैरह, कई सारे फाइटर जेट वगैरह इस पे रहते हैं और दुनिया में कहीं पे भी जाके ये हमला कर सकते हैं ये। ओके, एक बच्चों हमने ये जो लिया है विक्रम आदित्य, ये हमने किलो क्लास, या आपके ये हमने रूस से ही लिया है। एक और हमारा बन रहा है, तैयार हो रहा है, अरिहंत नाम है उसका, वो हमारा तैयार हो रहा है, अभी बन रहा है, भारत में बन रहा है। पहला भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, वो जहाज होगा, और भारत उसके बाद चुनिंदा देशों में आ जाएगा दुनिया के जिन्होंने खुद ही अपने देश में एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाए हैं। ओके, ऐसा काम सिर्फ रशिया, चाइना और यूएसए वगैरह ही कर चुके हैं। भारत भी अब जो है आने वाला है इसमें। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में लास्ट क्लास में गाइस बात करी थी। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस बना रहे हैं, और ब्रह्मोस मिसाइल थल, जल और जो भी कहते हैं हिंदी में, एयर, वाटर और लैंड, कहीं से भी लॉन्च करी जा सकती है। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन है रशिया के साथ। हमारे पास बच्चों अभी एक जो है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। ओके, जो हमने पूरी की पूरी कंप्लीट बनी बनाई रूस से ली है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का भी इंपॉर्टेंस मैं आज आपको बताऊंगा आगे जाके, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन क्या होती है। ठीक है, ये आपके आईएनएस चक्कर है, इसका नाम चक्रा है, आईएनएस चक्रा। ये हमने सोवियत यूनियन से ली थी पूरी की पूरी। इसके अलावा बच्चों भारत घर में ही न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बना चुका है ऑलरेडी, और वो ऑलरेडी इंडियन नेवी में सर्विस दे रही है। उसका नाम है आईएनएस अरिहंत। आईएनएस अरिहंत बच्चों हालांकि हमने हमारे देश में ही बनाई है, इंडिया में ही बनी है, लेकिन काफी सामान जो है इसमें हमने रूस से मंगवा के लगवाया है, क्योंकि एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, यानी टेक्नोलॉजी काफी हाई है इसमें, और वो टेक्नोलॉजी हमने जो है रशिया से ली है। तो कहने को मेड इन इंडिया है, बट सामान जो है काफी इसमें रशिया का लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद बच्चों 4 डिस्ट्रॉयर्स भी है हमारे पास, कशीन क्लास के। ठीक है, किलो क्लास की 9 सबमरीन्स भी है, वो भी रशिया से ली है हमने। 6 लड़ाकू तलवार फ्रिगेट्स हैं, लड़ाकू जहाज होते हैं छोटे, ये 4 और ऑर्डर लगा रखा है हमने। 45 मिग एयरक्राफ्ट है हमारे पास, मिग 29 बच्चों वो एयरक्राफ्ट है जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो होते हैं, तो समुद्र में जहाज चल रहे होते हैं, इन पे से टेक ऑफ कर सकते हैं, लैंडिंग कर सकते हैं, वो है मिग 29। ठीक है,
तो ये कहां पे रहेंगे, ये जमीन से नहीं उड़ेंगे, ये उड़ेंगे इस एयरक्राफ्ट कैरियर से। तो 45 हमारे पास ये भी हैं, यानी कि काफी ज्यादा बच्चों, लगभग काफी ज्यादा हमारा डिपेंडेंसी है रशिया पे, नेवी की बात अगर की जाए। ठीक है, पहली सबमरीन भी बच्चों हमने रशिया से ही ली थी, यहां पे थोड़ा ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों अब तक 9 सबमरीन, 14 में से 9 आउट ऑफ 14 सबमरीन जो है पनडुब्बी हमारी रशिया से ली गई है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बात हो जाती है। ये 9 सबमरीन है हमारी पनडुब्बिया। ठीक है, तो कंप्लीटली न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम में तो बच्चों हम कंप्लीटली रशिया पे डिपेंडेंट है, कंप्लीटली। ठीक है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन क्या होती है गाइस, और न्यूक्लियर वेपन सबमरीन क्या होती है, ये भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको न्यूक्लियर ट्रायड समझाने वाला हूं आगे, तब आपको ये चीज मैं बताऊंगा कि न्यूक्लियर पावर्ड और न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ने वाली सबमरीन में अंतर क्या होता है। कई लोगों को लगता है ये एक ही चीज है, लेकिन ये बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है, तो बच्चों आईएनएस चक्रा हमारे पास अभी एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, जो कि लीज पे ले रखी है हमने रशिया से। एक हमने खुद ने बनाई है आईएनएस अरिहंत, उसमें भी अधिकतर माल जो है रशिया का लगा हुआ है। ठीक है, ओके, इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर जो अभी प्रेजेंट सर्विस में है भारत के पास, आईएनएस विक्रमादित्य, वो भी रूस से है। कहने का मतलब बच्चों कुल मिला के ये है कि काफी ज्यादा हम डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर। हमारे नेवल फोर्सेस की अगर बात करी जाए, नेवी की बात करी जाए, तो काफी ज्यादा हम रशिया पे डिपेंडेंट है। हालांकि दुनिया कहती है कि हम जो है रशिया से कम हो गया है लेन देन, बात सही भी है, लेकिन नेवी के मामले में हमारी काफी जो है डिपेंडेंसी अभी भी रूस पे बनी हुई है। समझ गए आप, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इसके कई इंपॉर्टेंट बातें अगले उसमें पढ़ाऊंगा, एक स्लाइड आएगी, अभी दूसरा टॉपिक आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा सिड यूपीएससी चैनल के ऊपर, सिड यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे आप इसको जो है डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ को वहां पे अवेलेबल हो जाएगा क्लास के बाद। इंटर पार्लियामेंटेरी या इंटर पार्लियामेंटेरियन ग्रुप भी कहते हैं इसको। ठीक है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। ठीक है बच्चों, हमारे लक्ष्मीकांत में भी मेंशन्ड है ये। ओके, लक्ष्मीकांत जो आपकी फेवरेट किताब है, ओके, जो आपने सबसे पहली किताब खरीदी होगी, अधिकतर बच्चे यूपीएससी की तैयारी में यूपीएससी से रिलेटेड पहली किताब जो होती है उनकी वो लक्ष्मीकांत होती है, क्योंकि लक्ष्मीकांत के लिए कोई मना नहीं करता। मैंने एक एजुकेटर या एक टॉपर या एक कोई टीचर नहीं मिला आज तक जिसने बोला कि नहीं लक्ष्मीकांत मत खरीदो। तो लक्ष्मीकांत वो जो बहुत बिकती है यार, और अधिकतर यूपीएससी एस्पिरेंट्स की पहली बुक होती है ये, जो वो खरीदते हैं बाजार में जाके। ओके, पहली बुक लक्ष्मीकांत। ठीक है, तो वो जो आपकी लक्ष्मीकांत में भी विवरण है, विवरण तो नहीं है, मतलब नाम लिखा हुआ है। अभी लेटेस्ट एडिशन में कुछ ज्यादा चेंज हो गया हो तो मुझे पता नहीं, मेरे पास जो है उसमें तो नाम ही लिखा हुआ है, काम नहीं लिखा हुआ कुछ भी। इंटर पार्लियामेंटेरी यूनियन क्या होता है। ठीक है, ओके बच्चों, ये एक पॉलिटी की क्लास, ये पॉलिटिकल यूनियन नहीं है, ये एक इंटरनेशनल यूनियन है, अंतरराष्ट्रीय। ओके, तो गाइस दुनिया में कई सारे डेमोक्रेटिक देश हैं, ये आपको पता है, ये बात सही है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, कई सारे डेमोक्रेटिक देश दुनिया में हैं। इन डेमोक्रेटिक देशों में सब में कुछ सेटअप ऐसा है जहां पे पार्लियामेंट होती है, जहां पे लोग चुन के आते हैं, वो फिर कानून बनाते हैं देश के लिए। यही डेमोक्रेसी का बेसिक इसी तरह से काम करती है डेमोक्रेसी। ठीक है, भारत में उसको पार्लियामेंट हम कहते हैं, लोकसभा राज्यसभा कहते हैं। अमेरिका में उसे कांग्रेस कहते हैं। ठीक है, यूके में उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। जर्मनी में उसको जो है आपके बुंडस्टैग और बुंडस्टैग कहते हैं। तो नाम अलग है, काम एक ही है, मतलब पार्लियामेंट है हर डेमोक्रेटिक देश में। ठीक है, तो बच्चों क्यों ना इन पार्लियामेंट, जो सारी दुनिया की पार्लियामेंट है हर देश में, क्यों ना इनकी भी एक यूनियन हो, इनका भी एक यूनियन हो। जब हम सारे स्कूल में पढ़े होते हैं, हमारा बैच जो होता है, हम एक यूनियन बना देते हैं, एलुमनाई कहते हैं उसको। जब हम कॉलेज में पढ़े होते हैं, उसका एक यूनियन बन जाता है। जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, उनका एक यूनियन बन जाता है, ट्रेड यूनियन। जब आप यूपीएससी क्लियर कर लोगे, आईएएस आईपीएस आपका जो बैच होगा 2021, 22, 23, आपका भी एक ग्रुप बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा। तो बच्चों क्यों ना सारी पार्लियामेंट जितनी भी दुनिया में है डेमोक्रेटिक देशों में, वो भी अपना एक यूनियन बना ले और इस यूनियन से फायदा उठाए। वो बताए इसमें कि हम कैसे हमारी पार्लियामेंट चलाते हैं, कैसे हम चीज़ों को जो है निपटाते हैं। आपके देश में कुर्सियां ज़्यादा टूट रही हैं लोकसभा में, ओके, टेबलें ज़्यादा पीट रहे हैं लोग,
तो कैसे आप उनको कंट्रोल कर सकते हो। तो कोई देश हमें जो दूसरा जिसके साथ भी ऐसा ही हुआ हो पहले, वो हमें बता सकता है इसके थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कैसे ऐसे आप जो है बेटर कर सकते हो पार्लियामेंट की फंक्शनिंग। तो बच्चों ये है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन 1889। बच्चों यूनाइटेड नेशन, WTO, WHO सबका बाप, सबसे पुरानी है ये। इट्स 1889 में ही बन गई थी ये, समझ गए आप। इसके मेंबर्स तब इतने नहीं थे लेकिन तब ही बन गई थी, यानी कि काफी पुरानी एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है इसके बारे में। अब पढ़ते हैं तब जब एग्जाम में सवाल आ जाता है। और बच्चों एग्जाम में सवाल आने के बहुत चांसेस है क्योंकि भारत ने, ठीक है, इसका 206 सेशन जो है उसको होस्ट किया लास्ट ईयर। चेयरमैनशिप हमारे पास थी, इसलिए सवाल आ सकता है, ठीक है। वर्चुअल सेशन रहा हालांकि, क्योंकि बच्चों 2020 में हम लोग जो है अधिकतर घरों में बंद ही रहे, पढ़ाई हो चाहे मुलाकात हो जो है सब वर्चुअली होती रही। तो वर्चुअल सेशन बच्चों भारत ने कंडक्ट किया कोविड के चलते, ओके, वरना मिलते लोग बातचीत करते। तो बच्चों एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, अब आप याद रखोगे, नेशनल पार्लियामेंट्स की डेमोक्रेसी को प्रमोट करती है ये, और बेहतर कैसे बनाया जाए, अकाउंटेबल जवाबदेही कैसे इंश्योर की जाए, कॉपरेशन गवर्नेंस कैसे जो है बेटर की जाए, ये इसका एम और इसका ऑब्जेक्टिव है। 179 देश दुनिया के इसके मेंबर बन चुके हैं अब तक, 179 देश, ओके ओके। तो 179 बच्चों, यूएन के कितने हैं 193, ओके, तो ज्यादा फर्क नहीं है यूएन और इसमें, ठीक है। तो 179 कंट्री बच्चों इसके मेंबर हैं और इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा के अंदर है, जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड, ओके। तो स्विट्जरलैंड के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर है, ऑलराइट। समझ गए आप, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। गुड आफ्टरनून सर, प्लीज रिस्पॉन्ड। साई क्या सर, आई हैव डाउट सर, रिस्पॉन्ड मी सर, कैन आई टेल एनीथिंग। गुड आफ्टरनून स्वाति, गौरी, तेजस, ओके। नहीं, बेस्ट ऑप्शन ऐसा कुछ नहीं होता यार, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो मुझसे, ऐसा कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है, नहीं तो सब वही ले लेते। ऐसा अगर होता तो सब वही ले लेते ना। आपके लिए कौन सा बेस्ट है ये मैटर करता है, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूं बच्चों, मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर इसलिए कोड जब भी आप डालें तो सिड यूपीएससी डालें, ठीक है बच्चों। ऐसा कोई कोड ना डालने यार, बहुत बच्चे फिर बाद में बोलते हैं उनको मेंटरशिप मिलती नहीं है, क्योंकि हर एजुकेटर बच्चों को नहीं देता यार मेंटरशिप। आप इस बात को समझिए, आप अपना बाद में पछताएं या बाद में आपको लगे, अनअकैडमी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, अनअकैडमी को गाली ना दीजिए। जिस एजुकेटर का आपने कोड डाला है उसको गाली ना दीजिए, उसने आपको बोला कि वो मेंटरिंग प्रोवाइड करेगा, नहीं बोला तो आप उसका कोड फिर क्यों डाल रहे हो, और आप फिर क्यों उम्मीद कर रहे हो, डाल रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप क्यों ये अपेक्षा कर रहे हो कि आपकी मेंटरिंग करेगा वो, जब उसने कभी बोला ही नहीं, ओके, जब उसने कभी बोला ही नहीं कि वो मेंटरिंग करता है, ओके, तो वो आपका मेंटरिंग नहीं करेगा। फिर आप दूसरे एजुकेटर्स के पास जाते हो कि सर हमारी मेंटरिंग कर दो, फिर वो आपको, अब वो मेंटरिंग करें आपकी या वो आपको अपनी क्लासेस लें, ठीक है। तो बच्चों मेंटरिंग ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे कि चलो आपने हमारा कोड लगाया, हम आपकी मदद कर देंगे, गिव एंड टेक है, ठीक है। अब आप किसी भी एजुकेटर को नहीं बोल सकते, और सारे एजुकेटर नहीं प्रोवाइड करते हैं मेंटरिंग के बाद, ध्यान रखिए आप एजुकेटर से बात कर लीजिए पहले अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो, ठीक है, और उसके बाद ही जो है कोड लगाइए। डेली करंट अफेयर्स हम कर सकते हैं, लेकिन यार अभी अनअकैडमी बोलता है कि आप पढ़ाओ ज़्यादा दूसरी चीज़ें, ठीक है। करंट अफेयर्स डेली पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी पढ़ा सकता है, आप भी पढ़ा सकते हो, पढ़ के तो आना है खुद, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके। लेकिन ये सब चीज़ें बच्चों हर कोई नहीं पढ़ा सकता यार, ज्योग्राफी हो गया, IR हो गया, इसके लिए एक डीप थॉरो नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा पढ़ाना है तो, अच्छा पढ़ाना है तो करंट अफेयर्स के लिए मैं मानता हूं अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, लाएंगे करंट अफेयर्स, ओके। अभी आप इसी में काम चलाइए, ठीक है। इंडिया इलेक्टेड बच्चों नॉन परमानेंट मेंबर, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, ठीक है, ओके। बच्चों मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, एक भारत की दिली तमन्ना है, जैसे आपकी तमन्ना IAS IPS बनने की, ऐसे ही भारत की भी एक दिली तमन्ना है, ठीक है। भारत बच्चों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है। अभी परमानेंट मेंबर केवल 5 हैं, चाइना,
यूएसए, रशिया, ओके, यूके और फ्रांस, ये बच्चों परमानेंट मेंबर होते हैं। लोगों को लगता है बस यूएनएससी इन्हीं तक सीमित है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बच्चों दुनिया का सबसे पावरफुल एक ग्रुपिंग है ये, ठीक है, सबसे पावरफुल ग्रुपिंग है ये। और इसमें 5 देश दुनिया के सुपर पावर, ये भी कह सकते हो आप एक तरह से, ये इसके परमानेंट मेंबर है। लेकिन लोगों को लगता है बस ये 5 ही हैं जो हैं। ओके बच्चों, ये 5 नहीं, इन 5 के अलावा 10 और मेंबर होते हैं जो कि नॉन परमानेंट होते हैं। ओके, ये 10 और ये 5 बराबर ही हैं, 15 मिल हो गए टोटल। ये 15 बराबर ही हैं हर मामले में। एक दो चीजों में कम है ये। एक तो ये परमानेंट मेंबर हमेशा मेंबर रहेगा यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, हमेशा मेंबर रहेगा ये। ओके, 10 परमानेंट मेंबर चुन के आएंगे, ठीक है, 2 साल के लिए मेंबर रहेंगे। एक तो अंतर ये होता है। और बच्चों वीटो पावर नहीं होता इनके पास, वीटो पावर इनके पास नहीं होता। वीटो पावर सिर्फ इन्हीं 5 देशों के पास होता है। वीटो पावर मतलब किसी भी फैसले को, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के किसी भी फैसले, किसी भी डिसीजन को दे कैन स्टॉप विद 1 सिंगल वोट। चाइना कहे नहीं, मुझे नहीं पसंद आ रहा ये बात जो आप कर रहे हो, 14 लोगों जो बात कर रहे हैं, 14 देश जो बात कर रहे हैं, या 13 देश जो बात कर रहे हैं, या 14 के 14 एक बात पे सहमत हैं, सहमति बना ली है उन्होंने, लेकिन चाइना चाहे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, उसके पास बच्चों वीटो पावर है, वो उस बात को, डिसीजन को रोक सकता है। या अमेरिका चाहे, या रूस चाहे, या यूके चाहे, ये एक बच्चों बहुत ही हाईली डिस्पैरिटी, एक भेदभाव करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय एग्जाम्पल है जो आप हर जगह चेप सकते हो, हर जगह लिख सकते हो। कोई इसमें गलत बात नहीं है। गलत को गलत कहना कोई गलत नहीं है। गलत को जब तक हम गलत नहीं कहेंगे तो फिर सही कैसे होगा आप बताओ। तो सही करना है इसको तो कहना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो क्लियरली ये बायस्ड है। एक तो 5 लोग ही भाई ये क्यों बनेंगे परमानेंट, और इनके पास वीटो पावर क्यों है, ये है सवाल का मुद्दा। एनीवेज बच्चों, हम अब जिसको तो बदल नहीं सकते, जो हो गया सो हो गया। भारत सबसे बड़ी, भारत की आज अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे यही डिमांड है दो। एक तो हम यूएनएससी के परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं, और दूसरा हम जो है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के भी सदस्य बनने की तमन्ना, ख्वाहिश या डिजायर हम रखते हैं, हमारे अंदर ऐसा तमन्ना है, ठीक है। तो यूएनएससी उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों भारत को नॉन परमानेंट मेंबर चुन लिया गया है, ठीक है, दोबारा। तो ऐसा पहली बार नहीं हो कि भारत नॉन परमानेंट मेंबर बना है, कई बार पहले भी बन चुका है नॉन परमानेंट मेंबर। इससे पहले 2011 में हम बने थे नॉन परमानेंट मेंबर। एक बार बनता है तो 2 साल रहता है फिर, यानी कि 2011 और 2012 में हम नॉन परमानेंट मेंबर रहे थे, किसके, यूएनएससी के। अब जो है हम 2021 जनवरी 1 जनवरी 2021 से इसके परमानेंट मेंबर हम 2 साल रहेंगे, यानी कि 2022 के अंत तक हम रहने वाले हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों भारत को इसमें हमें मजा नहीं आता, इंडिया को इसको मजा नहीं आता। इंडिया को कहता है मुझे परमानेंट मेंबर बनाओ, परेशान हो गया हूं मैं नॉन परमानेंट मेंबर बन के, ठीक है। तो बच्चों भारी मतों से भारत को जीत मिली। एक्चुअली जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, जो सबसे बड़ा ऑर्गन है यूएन का, जहां पे सारे देश को सीट मिलती है, ओके, चाहे वो कितना भी छोटा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको एक सीट मिलती है, एक वोट मिलता है। वो सारे देश बच्चों मिलके चूज करते हैं। 192 मेंबर्स हैं, तो 184 मेंबर्स ने भारत के लिए सपोर्ट किया, यस बोला कि इंडिया को मेंबर बनाया जाए, यानी कि भारी जीत के साथ भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट, परमानेंट नहीं बना, नॉन परमानेंट मेंबर चुन लिया गया 2 सालों के लिए। हर देश हो 2 सालों के लिए चुना जाता है। भारत के साथ बच्चों आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे ने भी जो है 2/3 मेजोरिटी हासिल करी, और वो भी जो है बन गए, ठीक है। तो बच्चों हर इलाके की सीटें फिक्स्ड होती है। नॉन परमानेंट जो सीटें हैं 10, वो पूरे दुनिया में बटी हुई है, ओके, पूरी दुनिया में जो है बटी हुई है। 5 मेंबर तो परमानेंट है ही, इसके अलावा 10 सीटें बटी हुई है। जैसे कि ओके 5 सीटें जो है अफ्रीका और एशिया के देश इनमें चुन के आते हैं 5 सीटों पे। 1 सीट जो है ईस्टर्न यूरोप में से चुन के आता है कोई, ओके। उसके अलावा 2 सीट बच्चों लैटिन अमेरिका,
यानी कि साउथ अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड जो है, कैरेबियन जो देश है छोटे छोटे, पराग्वे और सॉरी ये आपके क्यूबा वगैरह, पनामा वगैरह जो पट्टी है सेंट्रल अमेरिका उसे कहते हैं कैरेबियन। तो कैरेबियन और साउथ अमेरिका की मिलके 2 सीटें हैं। ओके, ईस्टर्न यूरोप की 1 सीट है। ओके, रोमानिया, स्लोवानिया, यूक्रेन वगैरह ये वाला इस क्षेत्र की बात कर रहा हूं। अफ्रीका, एशिया की मिला के 5 सीटें हैं। ठीक है, 2 बच्चों वेस्टर्न यूरोप और बाकी जो दुनिया बच गई उसके लिए है। ठीक है, वेस्टर्न यूरोप बच्चों यहां पे बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है। ठीक है, कैसे मैं आपको बताता हूं। ये यूरोप ऐसे कुछ है, यूरोप का नक्शा। ठीक है बच्चों, ये वेस्टर्न यूरोप है। वेस्टर्न यूरोप के भाई पहले ही एक तो आपने 2 सदस्य ले लिए, फ्रांस और यूके को भी वेस्टर्न यूरोप का ही माना जाता है। ठीक है, और आपने इसको 2 सीटें भी दे दी नॉन परमानेंट की। 2 तो उसके पास ऑलरेडी परमानेंट सीट्स हैं वेस्टर्न यूरोप की। तो बच्चों काफी भेदभाव यहां पे देखने को मिल रहा है। बाकी पूरे रशिया और एशिया और अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से भी ज्यादा सीटें तो या बराबर सीटें सिर्फ वेस्टर्न यूरोप के देश ले गए। 2 सीटें तो परमानेंट लेके खा रखी इन्होंने, और 2 इन्होंने नॉन परमानेंट सीटों पे भी अपना जो है तंबू जो है गार्ड रखा है। तो काफी जो है रिप्रेजेंटेशन जो है सही नहीं है। ठीक है, ओके। तो इससे पहले बच्चों भारत जो है इस ग्रुपिंग का मेंबर मैंने को बता ही दिया 2011 में बना था। ठीक है, तो ऐसा पहली बार नहीं है, ऐसा 8वीं बार हो रहा है कि भारत जो है नॉन परमानेंट मेंबर बना है। इससे पहले बच्चों 1950, 67, 72, 77, 84, 91 और 2011-12 में भारत जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट परमानेंट मत लिख देना कहीं, नॉन परमानेंट तो हम है ही नहीं, कभी हो नहीं सकते हैं। ओके, जिस दिन बन जाएंगे उस दिन दिवाली बनेगी हिंदुस्तान में। ठीक है, तो अभी जो है हम नॉन परमानेंट ही हैं और कई बार बन चुके हैं हम नॉन परमानेंट मेंबर। तो गाइस आप यहां पे देखोगे बच्चों वर्ल्ड में कैसे आपकी इमेज जो होती है उसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, कैसे आपके जो एक्शंस हैं, भारत कब कब जो है बना, यूएनएससी का मेंबर। आप मेरे को कनेक्शन बैठाता हूं यहां पर। ठीक है, 2050-51 बच्चों पहली बार बने हम। ठीक है, इस समय भारत ने एक डेमोक्रेटिक ऑप्शन को चुना, संविधान बनाया, संविधान को लागू किया, इंडिया की इमेज लाइमलाइट में गई, इंडिया की बात जो है दुनिया में होने लगी और इंडिया को तुरंत दुनिया ने पहली बार यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर चुन लिया। 67 में बच्चों हम 67 में बेसिकली 66 में पाकिस्तान को हमने हरा दिया पूरी तरह से लड़ाई में, और हमने पाकिस्तान पे दिलदारी दिखा दी। उनका इलाका सारा जीत चुके थे, लाहौर वगैरह तक हम जा चुके थे, हमारी सेना आगे भी बढ़ चुकी थी, लेकिन हम वापस आ गए, जितना भी इलाका जीता था वापस छोड़ दिया, एक दिलदारी का काम किया, दोबारा हमको यूएनएससी की सीट मिली इसी बात पे। 71 में हमने बांग्लादेश को आजाद कराया, जुल्मों सितम से आजादी दिलाई, पाकिस्तान के जो जुल्म से उसको जो है बचाया, और 72 में दोबारा हम जो है आपके परमानेंट मेंबर बन गए। ठीक है, 77, 78 ओके बच्चों इमरजेंसी लगी, इससे पहले 77 से पहले इमरजेंसी लगी, भारत का एक बार जो स्टॉक मार्केट है हिल गया पूरा। 78 में लेकिन जो है इमरजेंसी को हटा दिया गया और भारत ने दोबारा डेमोक्रेसी को जो है नमन करते हुए स्वीकार करा और दोबारा हम जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर बने। 84, 85 कुछ खास नहीं था। 91, 92 बच्चों दोबारा लैंडमार्क इवेंट, दुनिया में भारत अपनी इकोनॉमी को खोल देता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 लाता है और दुनिया से इंटीग्रेट होना चालू होता है हमारा, और भारत को दोबारा नॉन परमानेंट मेंबर बना दिया जाता है। 2011-12 से पहले बच्चों 2008 का सब प्राइम क्राइसिस, जिसे दुनिया का इकोनॉमिक मेल्टडाउन भी कहते हैं, सब प्राइम क्राइसिस होता है। 2008 में इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड की फेल हो जाती है। भारत की बच्चों इकोनॉमी लेकिन उस समय भयंकर प्रदर्शन करती है, मतलब अब तक ऐसा प्रदर्शन किया नहीं। 2008-9 में आप जीडीपी ग्रोथ देखोगे, 9% जीडीपी ग्रोथ रिकॉर्ड हुआ जो अब तक दोबारा हुआ नहीं है। दुनिया पागल होती है कि इंडिया पे इफेक्ट नहीं आया, इंडिया बच गया इससे, लेकिन बच्चों इफेक्ट हमारे पास थोड़ा लेट आया उसका। 2012-13-14 में आना चालू हुआ, लेकिन और 11-12 में लेकिन हम दोबारा जो है मेंबर बन गए। तो बच्चों इंडिया ने जो जब बेहतरीन काम किया तब तक कोरिलेशन देखने को मिलता है
कि तब तक हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, उसके जो है मेंबर हम चुन लिए गए। ठीक है, सो गाइस ये कुछ बातें हैं, जेनरिक पॉइंट है। मोदी जी ने कही कि हम 5S अप्रोच जो है रखेंगे, सम्मान देंगे सबको, हम पावरफुल हो गए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हो गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है ईगो आ जाए हमारे में, अहम आ जाए, अहंकार आ जाए। सहयोग करेंगे, समृद्धि, संवाद, बातचीत करेंगे और शांति, इन पे काम करेंगे। मल्टीलैटरलिज्म अप्रोच का हम ध्यान रखेंगे। मल्टीलैटरलिज्म अप्रोच गाइस ये कहती है कि ज्यादा से ज्यादा वी हैव टू कोलैबोरेट ऑन द विद द मल्टीपल फ्रॉम द मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू। कोई प्रॉब्लम है, कोई मुद्दा है दुनिया में, तो मिलकर, ऐसा नहीं एक दो देश ही उसमें जो है नेता बन रहे हैं, सबको लेके साथ में उसको जो है सॉल्व करना है, सबकी मदद लेनी है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, ये है मल्टीलैटरलिज्म। ठीक है, ओके इंक्लूसिव सोल्यूशन ढूंढेंगे। जेनरिक पॉइंट्स हैं ये, आप जो है ओके पीस एंड सिक्योरिटी वगैरह ये आप पीडीएफ में देख लेना। और जो पीडीएफ के लिए एसआईडी यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, इसका पीडीएफ आपको वहीं मिलेगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ है, बहुत अच्छा ग्राफ है, मुझे अच्छा लगा, आपको पता होना चाहिए, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है लेकिन जरूरी है। यहाँ पे 5 देशों की तो बात मैं नहीं करूंगा बच्चों, P5, क्योंकि वो तो परमानेंट मेंबर है, उनको तो कोई हटा ही नहीं सकता, चाइना, यूएसए, यूके, फ्रांस और चाइना। बाकी उनके अलावा जो है, उसके अलावा कौन से देश सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बने बच्चों? नंबर 1 यहाँ पे जापान है। तो जापान आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 में चोट खाया हुआ है, इसलिए जो है पीछे रह गया, वरना जापान भी आज जो है चाइना की जगह जापान जो है परमानेंट 5 मेंबर होता आज। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में क्या है, ये गलत गैंग में चला गया, इसका हर्जाना आज तक भुगत रहा है ये, कि ये भी नॉन परमानेंट मेंबर ही है, लेकिन सबसे ज्यादा बार नॉन परमानेंट मेंबर रहा है ये। इसके बाद ब्राजील है। ब्राजील को बच्चों सिंपैथी कार्ड मिला हुआ है बेसिकली साउथ अमेरिका का, कि साउथ अमेरिका में से यार किसी को तो बनाओ, किसको बनाओ, फिर ज्यादा पावरफुल है, सबसे पहले उसी वही फायदा उठाता है, कोई भी चीज हो, कोई भी बेनिफिट हो, जो ऊपर होता है पहले तो वही फायदा उठाता है। तो बच्चों इसी बहाने से ब्राजील साउथ अमेरिका का कार्ड खेल खेल के 10 बार मेंबर बन चुका है, और अर्जेंटीना भी उसी कार्ड पे 9 बार मेंबर बन चुका है। इन 3 के बाद बच्चों चौथा नंबर भारत का आता है। भारत जो है 8 बार जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। ठीक है, एक बार बनने के बाद 2 साल के लिए रहते हैं। कैसे बनते हैं? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली चूज करती है, 2/3 वोट चाहिए, ऐसा नहीं 50% मिल गए तो बन गए, 2/3, 2/3 स्पेशल मेजोरिटी जिसको आप कहते हैं। ओके, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए मेंबर बनने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है बच्चों, यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, एटीटी भी कहा जाता है इसको, एटीटी। तो एटीटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एटीटी बच्चों न्यूज में रहा, ओके, क्योंकि चाइना ने इसका मेंबरशिप जो है वो ले लिया, चाइना इसका मेंबर बन गया, इसलिए आर्म्स ट्रेड ट्रीटी अब यूनाइटेड नेशन की है तो बात करना जरूरी है। ठीक है, लास्ट ईयर की है, बेसिकली लास्ट ईयर का है ये बात, लेकिन काम की है अपने। आपको पता है इस क्लास में हम डिटेल्ड में पिछले साल से लेके अब तक का, ठीक है, पूरा पढ़ रहे हैं सब कुछ, इसमें कोई ऐसा नहीं अभी का है, ये पूरी तैयारी आपको कराई जा रही है। आपके अगले 21, 22, 23, 24 तक अटेम्प्टों में आपकी जो है ये सारी न्यूज जो है कहीं ना कहीं काम आने वाली है। सो आर्म्स ट्रेड ट्रीटी बच्चों क्या बात रही इसमें? ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने गाइस ये ट्रीटी बनाई, आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। यूनाइटेड नेशन ने गाइस ये देखा, ओके, आपको कोई भी इशू है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ठीक है, नोबडी इज देयर। ठीक है, कहते हैं प्रियंका कुमारी का सवाल अच्छा है कि सर ऐसा भी कोई देश है जो चाहता है, तो ये बच्चों सिर्फ एक कहते हैं, ये बेवकूफ बनाते हैं। ठीक है, कि हाँ हम सपोर्ट करते हैं, बट ये कोई नहीं चाहते, अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, P5 देश हैं, चाइना, यूएसए, सारे इसमें एक से बढ़कर एक जो हैं, बिल्कुल समझ जाओ आप। ठीक है, क्या है तो बच्चों ये बोलते जरूर हैं कि हम बढ़ाएंगे, लेकिन बच्चों एक बात बताओ, आप ऐसे, ये तो इनके लिए, अगर इनके हिसाब से देखा जाए तो ये तो इनके ही पांव पे खिलाड़ी मारना हो गया। अगर ये P5 की जगह P10 हो जाता है तो इसमें तो इन 5 देशों का पावर जो है बढ़ गया, 10 देशों में 5 देश और मिल गए, तो कौन चाहेगा अपना पावर कम करना? यार कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो बच्चों ये देश कहते तो बहुत है,
जहां भी जाते हैं कि हम चाहते हैं रिफॉर्म हो, हम चाहते हैं जो है बढ़िया हो, इक्वल हो सब और भी देशों में, मगर ये कभी नहीं चाहेंगे अंदर से, कभी ये कोशिश नहीं करेंगे कि P5 में और भी देश जुड़ पाए, क्योंकि सारा पावर जो है, वीटो पावर जो मेन चीज़ है, अपने पास ही रखना चाहते हैं, वो किसी के साथ बांटना नहीं चाहते हैं ये, ठीक है, ऑब्वियसली। तो कहते लेकिन जरूर है ये बेवकूफ जो है, लॉलीपॉप जरूर देते हैं दूसरे देशों को कि हाँ हाँ हम सपोर्ट करेंगे आपको, आप आ जाओ, आप बाकियों को भी ले आओ, हम तैयार है, ठीक है, सब ऐसे कहते हैं बाकियों को ले आओ हम तैयार है, मगर आता कोई नहीं एक साथ, साथ में मिलकर कभी नहीं बोलते कि आ जाओ, ठीक है हम एक्सटेंड करते हैं इसको, ठीक है। तो बच्चों UN आर्म्स ट्रेड ट्रीटी के बारे में बात करते हैं अपन, ऑल राइट। आर्म्स, ओके। सो हथियार आजकल यार सिर्फ बच्चों सेनाओं तक ही सीमित नहीं रह गए हैं, आपको पता है कई ऐसे रोग नेशंस, ओके, रोग नेशन ऐसे देशों को बोला जाता है, जैसे पाकिस्तान टाइप देश जैसे हो गए, नॉर्थ कोरिया टाइप देश हो गए, ओके, अफगानिस्तान भी अब रोग नेशन बन चुका है। तो जो ये देश क्या करते हैं, इन देशों पे कोई भरोसा नहीं है यार, ओके, इन देशों को कोई भरोसा नहीं है। अब पाकिस्तान हथियार खरीदे, मान लो चाइना से हाईटेक वेपन खरीदे, अमेरिका से, रूस से, किसी से भी, पाकिस्तान जैसे देश का बच्चों कोई भरोसा नहीं कि वो आर्म्स अपने नीचे जो है आतंकवादी संगठन हैं जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं या किसी अमेरिका के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो उनको भी दे सकता है, वो आगे पास ऑन कर सकता है, बेच सकता है या फ्री में दे सकता है। तो मुझे एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आर्म्स को कंट्रोल करना, ओके। इसमें कोई हाईटेक हथियार नहीं है, इसमें नॉर्मल हथियार हैं, कन्वेंशनल वेपन्स हैं सारे के सारे, मतलब बंदूकें, गोलियां, रॉकेट लॉन्चर, छोटे मोटे ड्रोन वगैरह, ठीक है, छोटे मोटे हथियार जो कि गलत काम में लिए जा सकते हैं। कई देश गाइस ऐसे भी हैं, जैसे म्यांमार आप देख लीजिए, वो रोहिंग्या मुस्लिम्स को मार रहे हैं, वो मुस्लिम्स को मार रहे हैं, वो रोहिंग्या एक बच्चों, एक ऑफिशियली एक सरकार किसी देश की कैसे एक जिनोसाइड कर सकती है, अपने ही लोगों को मार सकती है। अब खैर वो उनको अपना कहते नहीं है, लेकिन फिर भी ये मतलब थोड़ी है कि आप मार दो। हमारे बांग्लादेशी रोज घुसते हैं हमारे देश में इनलीगली बांग्लादेश से, तो इसका थोड़ी हम उन्हें मार देते हैं गोली से, वहीं पे सबको चौराहे पे जो लाइन में लगा के जो है गोली मार दी, ऐसा थोड़ी कर सकते आप। एक सरकार, एक देश एक ऐसा नहीं करता, एक अच्छा देश ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि बच्चों कई देश ऐसा करते हैं, क्योंकि वहां पे अभी जो है मैच्योरिटी, उस संवेदनशीलता उस लेवल की आई नहीं है, अभी समय लगेगा उनको समझने में, ओके, ऑलराइट। तो बच्चों आर्म्स को रेगुलेट करना अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सबसे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है। पहली बात तो आर्म्स और एनिमेशन की इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई है। अमेरिका सबसे बड़ा दुनिया में हथियार बेचने वाला देश है, उसके बाद चाइना और रशिया है। तो ये तीन बच्चों जायंट्स हैं जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, हथियार बेचते हैं, ठीक है। तो बच्चों रशिया और यूएसए तो दूर ही हैं अभी इस ट्रीटी से, ठीक है, लेकिन चाइना ने बच्चों इस ट्रीटी को साइन कर दिया है, मान ली है इस ट्रीटी की बातें। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया ने नहीं माना है अब तक, यूएसए ने नहीं माना है, लेकिन चाइना ने मान लिया है गाइस, चाइना ने मान लिया है, चाइना ने ये ट्रीटी कर दी है साइन, ओके। द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना डिसाइडेड टू जॉइन द यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी एंड द ग्लोबल पैक्ट टू रेगुलेट द आर्म्स सेल इन द वर्ल्ड। तो काम गाइस इसका ये है कि रेगुलेट करें, ऐसे किसी ग्रुप या किसी इंडिविजुअल के हाथ ये हथियार ना लग जाएं जो सेंसिटिव वेपन्स हैं, जो काफी कैजुअलिटी हो सकती है जिनकी वजह से, ऐसे किसी के पास हाथ ना लग जाएं जो कि उसका गलत इस्तेमाल करे, ठीक है, बेगुनाहों को मारे आतंकवादी हमले में या कोई गलत चीज में जो है उसका काम ले, समझ गए आप। तो वो जो 24 दिसंबर 2014 को ये ट्रीटी यूएनजीए ने भी जो है अप्रूव कर दी थी। पहली गाइस ट्रीटी है एस्टैब्लिश करना चाहती है इंटरनेशनल नॉर्म्स एमिंग प्रिवेंट कन्वेंशनल वेपन फ्रॉम बीइंग यूज्ड एज वॉर क्राइम्स, ह्यूमन राइट अब्यूजेस और इनलीगल यूज। वॉर क्राइम्स उन हथियारों से ना हो जाएं, कहीं हम ईरान को या हम पाकिस्तान को कोई दे हथियार और वो उसको कोई गलत काम में ले ले, वॉर क्राइम्स कर दे, माइनॉरिटीज को मार दे अपने देश में, तो ऐसे काम ना करे, इनलीगल यूज ना करे। इसलिए ये ट्रीटी जो है आपके इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। 2012 में बातें होना चालू हुई थी इस ट्रीटी की, 2012 में, जो कि आपके लिए 2014 तक ये ट्रीटी जो है तैयार हो गई कि देशों को बोला गया कि आओ भाई साइन करो, उसको अब रेटिफाई करो, ठीक है। तो बच्चों इसमें चाइना ने इसको भी हाल ही में रेटिफाई कर दिया है, साइन कर दिया है, ठीक है। तो मिसाइल हो गया बच्चों, मिसाइल लॉन्चर्स हो गए, स्मॉल आर्म्स हो गए, लाइट वेपन्स हो गए,
AK-47 गन्स वगैरह होगी, आर्मर्ड व्हीकल्स हो गए, बख्तरबंद जो गाड़ियां होती है, बुलेट प्रूफ कार्स होती है, आर्टिलरी हो गई, तोप वो एयरक्राफ्ट, छोटे मोटे वॉरशिप वगैरह, इन सबको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ठीक है, गलत इस्तेमाल इनका ना हो जाए। ठीक है, ओके। तो जो ईरान, नॉर्थ कोरिया और सीरिया, ये 3 देश थे जिन्होंने आर्म्स ट्रेड ट्रीटी को अपोज किया। वो जो 3 ऑप्शन होते हैं यूनाइटेड नेशन में, जब भी कोई बातचीत होती है तो पहले तो बातचीत होती है, फिर उस पर एक ऑफिशियल एक वो आता है, डॉक्यूमेंट आता है यूनाइटेड नेशन में, फिर उस पर 3 ऑप्शन होते हैं किसी देश के पास कि या तो यस बोल सकते हो आप कि हम इसके समर्थन में हैं, या आप नो बोल सकते हो कि हमने विरोध में हैं, या आप एब्सटेन कर सकते हो, आप गायब हो सकते हो। आप जो है जैसे ही आपका नंबर आए, आप जो है चाय पीने के बहाने या बाथरूम जाने के बहाने से बाहर जा सकते हो, कोई नहीं रोकेगा आपको। नेचुरल कॉल है, क्या करे, ठीक है, नेचुरल कॉल को कोई नहीं रोक सकता, और आप खिसक सकते हो, उसे कहते हैं एब्सटेन करना। तो अधिकतर देश बच्चों काफी एब्सटेन जो मूव है, जो ऑप्शन है, उसको यूज करते हैं, जिसमें वो खिसक लेते हैं चुपके से, जैसे ही उनका नंबर आता है यस और नो बोलने का, यानी को ना हाँ बोलते हैं ना ही ना बोलते हैं। लेकिन बच्चों इन 3 देशों ने ना बोला है, क्योंकि क्लियरली पूरी दुनिया जानती है कि ये तीनों देश जो हैं बदमाश देश हैं, और ये तीनों देश अपने ही लोगों को, ईरान को छोड़कर अपने ही लोगों पे जुल्मों सितम कर रहे हैं। ईरान कई आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करता है, जो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ काम करते हैं, उनको सपोर्ट करता है। तो इनको पता है, इन तीनों देशों को, कि भैया एक बार ये ट्रीटी अगर साइन होगी तो हमको फिर कोई भी जो है हथियार नहीं देने वाला, सो बेटर नॉट साइन दिस। तो केवल बच्चों 3 ही देश हैं, 3 ही नमूने हैं दुनिया में जिन्होंने अपोज किया है इस ट्रीटी को। ठीक है, ओके। तो बच्चों 130 देशों ने इसको साइन करा और 105 देशों ने इसको रेटिफाई करा। अब मैं आपको यहां पे ये बताता हूं बच्चों, साइन करना क्या होता है और रेटिफाई करना क्या होता है। ये आप कई बार सुना होगा अपने अखबारों में, न्यूज़पेपरों में, मटेरियल आप पढ़ते हो कि रेटिफाई कर दिया या साइन कर दिया, दोनों में क्या अंतर है। ओके, साइन करना क्या होता है ट्रीटी को, और रेटिफाई करना क्या होता है, पहले ही बता चुका हूं। ओके, लेकिन शायद काफी टाइम हो गया, दोबारा बता देते हैं, कई बच्चे जो हैं नए होते हैं। ऑलराइट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो गई जरूर आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ओके, तो बच्चों रेटिफाई और साइन करने में क्या अंतर होता है, ये हम बात कर रहे थे। ठीक है, रेटिफाई और साइन करने में क्या अंतर होता है। ऑलराइट, यू आर द बेस्ट टीचर फॉर, थैंक यू स्वाति वेरी मच। ओके ओके, भारती गुड आफ्टरनून, प्रियंका कुमारी गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो भाई साइन करना क्या होता है बच्चों, कोई ट्रीटी आई, ठीक है, कोई ट्रीटी आई, कोई समझौता है, कोई भी लिखित दस्तावेज है अंतरराष्ट्रीय इंपॉर्टेंस का। कई कन्वेंशन है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन के आपका CBD है, कन्वेंशन टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी, जिसमें हमें बायोडाइवर्सिटी, जो दुनिया भर में पेड़ पौधे हैं, जानवर, उनको जो है संरक्षित रखना है। CBD वो भी एक ट्रीटी ही है। ओके, CBD, ठीक है, CBD ट्रीटी है। जैसे जैसे आपकी NPT है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, आपके NSG तो ग्रुप हो गया, ठीक है, ट्रीटी हो गई कई सारी। आपके बॉन कन्वेंशन है, CMS कन्वेंशन कहते हैं, कन्वेंशन ऑन द माइग्रेटरी स्पीशी, जो माइग्रेटरी स्पीशी होती है इनको प्रोटेक्ट करती है। तो वो जो ट्रीटी होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया जो ओजोन लेयर को बचाने की बात करता है, किगली एग्रीमेंट हो गया, पेरिस एग्रीमेंट हो गया, क्योटो एग्रीमेंट हो गया, ये सारे बच्चों एग्रीमेंट, प्रोटोकॉल, ट्रीटी, कन्वेंशन, कुछ भी कह लो उनको। ठीक है, ये आता है एक देश के सामने कि भैया ये एक्स कोई भी ट्रीटी है बच्चों, ये UN की हो सकती है, ये अंतरराष्ट्रीय कोई दूसरे देश की हो सकती है, ये कोई कुछ देशों की मिल की हो सकती है। ये एक देश के सामने आती है कि आपका इसमें क्या कहना है। तो मुंह से तो मैं कुछ भी बोल दूं, उसका कोई वैल्यू नहीं है। आपको पता है मुंह से बोली बात की कोई वैल्यू नहीं होती है, लिखित में आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो वो जो ट्रीटी जब भी आती है UN में, मान लो कोई ट्रीटी आई, अब कोई अंतरराष्ट्रीय कानून बनाना चाह रहे हैं, सारे देश उस पर बैठ के विचार कर रहे हैं, तो हमारे पास पहला ऑप्शन होता है कि हम मना ही कर दें कि नहीं, हम जो है नहीं करते सपोर्ट, और एकदम फिर तो बात वहीं खत्म हो जाती है। ओके, फिर हम कहते हैं कि हम सपोर्ट करते हैं। तो मतलब सबसे पहले क्या होता है, इसको साइन करता है कोई भी देश, कोई भी देश साइन करता है, यानी कि हमारे बिहाफ पे, भारत के बिहाफ पे आप भी कर सकते हो। आप जैसे
फॉरेन मिनिस्टर इंडियन फॉरेन सर्वेंट बन गए, आईएफएस अफसर बन गए, आप एम्बेसडर बन गए, यूनाइटेड नेशन में आपकी ड्यूटी लगी हुई है, कहीं दूसरे देश में आपकी ड्यूटी लगी, तो आप मोदी जी आपको फोन कर देंगे कि साइन कर देना इंडिया के बिहाफ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है बच्चों साइन करना इस ट्रीटी से, यानी कि हम सहमत है और हम साइन भी कर चुके हैं, हम तैयार है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हम सपोर्ट करेंगे, हम इस ट्रीटी में जो भी बातें हैं वो मानेंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों जो साइन करने से बात नहीं मिलती ना, मोदी जी साइन कराएं, पता चले कि मोदी जी तो चले गए, मोदी जी नहीं आए अगली बार, तो ट्रीटी तो जो है अमल में रहेगी, ठीक है। या कोई फॉरेन सर्वेंट साइन कर गया या कोई भी साइन कर गया, उससे मैटर नहीं करता, रेटिफाई कराना जरूरी होता है, रेटिफाई। अब रेटिफाई क्या होता है, ठीक है। रेटिफाई बच्चों एक प्रोसेस आगे होता है साइन करने से। रेटिफाई में क्या होता है, हम ये बोलते हैं कि चलो ट्रीटी आपने साइन कर दी, अच्छी बात है, अब इसको रेटिफाई करा लो, यानी कि आपके देश की जो भी पार्लियामेंट है या जो भी कानून बनाने वाली आपकी देश में बॉडी है, जिसमें 1000, 500, 200, 100, 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कुछ भी बोल लीजिए, अलग अलग देशों में अलग अलग बोला जाता है, सेनेटर बोला जाता है जैसे यूएसए में, उन सब की भी सहमति लेना जरूरी है, तभी इसको एक होलिस्टिकली टेकन डिसीजन आप बोल सकते हो, और इसे ही कहते हैं बच्चों रेटिफाई कराना। यानी कि एग्रीमेंट आया किसी भी चीज पे, चलो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है हम इतना % कम कर देंगे, भारत ने उसको साइन कर दिया, कोई भी कर सकता है, भारत के बिहाफ पे मोदी जी कर सकते हैं, एनवायरमेंट हमारे जो मिनिस्टर हैं वो कर सकते हैं, कोई हमारा फॉरेन ऑफिसर है, भारत का डिप्लोमेटिक ऑफिसर है, वो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों उस एग्रीमेंट को हमें पास भी कराना पड़ेगा, पार्लियामेंट भी उसको पास करेगी, तब बोला जाता है रेटिफाई कर दिया। समझ गए आप, ये है रेटिफाई। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि 130 देश इसको साइन कर चुके हैं अब तक, आर्म्स ट्रेड ट्रीटी को, लेकिन रेटिफाई अभी तक सिर्फ 105 देशों ने ही किया है, ठीक है। रेटिफाई 105 देश ने किया है, ठीक है। यूएसए बच्चों, चाइना और रशिया ने इसको अब तक साइन नहीं किया था, जो कि दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं आर्म्स के, लेकिन इन तीनों में से एक यानी कि चाइना ने साइन कर दिया है इसको, ठीक है। इंडिया बच्चों शुरू में बहुत ही एनर्जेटिक था इसको लेके कि हाँ बिल्कुल होना चाहिए, और हमें तो चाहिए, और हम इसमें सपोर्ट कर रहे हैं पूरा का पूरा, ठीक है। और स्टार्टिंग में हमने बहुत एनर्जी दिखाई कि हम इसमें जो है पूरी मदद करी कि हाँ करेंगे और इसको पास करेंगे और दुनिया में इसमें लागू करेंगे। लेकिन बच्चों फाइनली इंडिया ने भी बैकआउट कर लिया, इंडिया ने भी इस ट्रीटी को साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि बैलेंस ऑफ ऑब्लिगेशन का क्लॉज पूरा नहीं करती है ट्रीटी। बच्चों भारत, मैं आपको बताना चाहूंगा, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है, हम दुनिया पे डिपेंडेंट है हथियारों के लिए। हाल ही में सऊदी अरेबिया हमसे आगे निकल गया है, और नंबर 1 सऊदी अरेबिया, लेकिन सेकंड नंबर पे हम ही हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदते हैं दूसरे देशों से। तो बच्चों लाजमी सी बात है कि हमारे पे भी ये ट्रीटी का बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि हम खरीदते हैं, दो पे ही पड़ेगा फर्क, जो बेचता है उस पर पड़ेगा फर्क। तो बेचने वालों ने तो मना कर दिया, ओके, यूनाइटेड स्टेट्स ने भी मना कर दिया, रशिया ने मना कर दिया, चाइना ने कर दी साइन अभी, और खरीदते हैं जो भारी मात्रा में, ओके, वो भारत उसमें से एक है, तो भारत ने भी मना कर दिया, क्योंकि बच्चों भारत ने ये बोला कि भाई जो खरीदार हैं हथियारों के, उनको भी थोड़ा फायदा मिले इस ट्रीटी के साइन होने के बाद, ओके। इससे ऐसा ना हो जाए कि एक तरफा ही मामला हो जाए, जो हथियार बेच रहे हैं, ओके, जो हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अधिकतर देश जो हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं गाइस वही बड़े देश हैं, उन्हीं का ज्यादा सिक्का चलता है दुनिया में, तो ऑब्वियसली इस ट्रीटी में भी ये बात झलकती है। इंडिया ने यही बोला कि फेवर करती है ये एक्सपोर्टिंग देशों को, जो हथियार बेचते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, इनको फेवर करती है, और इंपोर्टर को यानी कि खरीदारों को जो है ये सपोर्ट नहीं करती ट्रीटी, और नॉन स्टेट एक्टरों के बारे में तो बात ही नहीं करती ये ट्रीटी, जिससे हम सबसे ज्यादा परेशान हैं। अब गाइस नॉन स्टेट एक्टर कौन होते हैं, ठीक है, ओके। तो मैं आपसे बच्चों एक सवाल पूछूं कि आईएस एक संगठन था, कौन से देश का था वो, ओके, कौन से देश का संगठन था आईएस? तो आप कई तरह के जवाब अभी कमेंट सेक्शन में, मैं रुक जाऊं 5 मिनट मेरे को देखने, कोई कहेगा इराक, कोई कहेगा सीरिया, कोई कहेगा लेबनान, कोई कहेगा पाकिस्तान भी कह देगा, कोई हिंदुस्तान भी कह देगा, ठीक है बच्चों। ये होते हैं नॉन स्टेट एक्टर, इनका ताल्लुक किसी भी देश से नहीं होता, कोई भी देश की सरकार इनको अपनी मोहर लगा के नहीं देती, ये अपने आप में ही जो है कानून, नियम, कायदे
एजेंडा, इनका जो भी एम होता है दुनिया को बदलना या जो भी व्हाटएवर, वो अलग ही होता है, किसी भी स्टेट से एसोसिएटेड नहीं होते। कोई भी देश इनकी जिम्मेदारी भी नहीं लेगा। ये कुछ कांड कर दें गलत तो कोई भी देश को आप इल्जाम नहीं लगा सकते हो कि भाई आपका था ये और इसने ये कर दिया, ठीक है। तो ये होते हैं नॉन स्टेट एक्टर। भारत को बच्चों नॉन स्टेट एक्टर से ही सबसे ज्यादा खतरा है, ठीक है। नॉन स्टेट एक्टर से ही खतरा है। अधिकतर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं बड़ी बड़ी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, जैसे कि तालिबान, आपके अलकायदा है, बड़ी बड़ी बोको हरम है, ओके, बड़ी बड़ी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है वो आपके नॉन स्टेट एक्टर्स ही हैं। और वही बच्चों सबसे ज्यादा हथियारों का गलत इस्तेमाल करती है। तो भारत ने कहा कि भाई इनको तो तुमने लिया ही नहीं, इनको तुमने लिया ही नहीं, तो हमारा तो फिर प्रेसिंग मुद्दा सबसे यही था, इसलिए भी भारत को नाराजगी हो गई। बच्चों यूएसए ने भी पुल आउट कर दिया, उसकी अलग कहानी है, उसमें हमको नहीं जाना, इतना एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है। बट यूएसए ने भी जो है मना कर दिया कि हम भी नहीं करेंगे, हम क्योंकि बेचना चाहते हैं हथियार, इससे हमारे हथियारों की हो सकता है बिक्री में थोड़ी कमी आ जाए, हम भी साइन नहीं करेंगे। और इंडिया ने भी नहीं करी। इंडिया का मुद्दा इंपॉर्टेंट ज्यादा था। इंडिया का मैंने आपको बता दिया, चाइना की वजह से न्यूज में रहा ये, तो पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। और अभी अभी पिछले साल की ही बात है, तो बिल्कुल पूछा जा सकता है। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए करंट अफेयर्स अच्छे से, ठीक है। ओके, चलो बच्चों एक अच्छा टॉपिक पढ़ाते हैं, मजेदार, ठीक है, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट आएगा कई बच्चों को इस टॉपिक में। गुड इवनिंग विनय पासवान। In case of China, it has signed the treaty, so how will they have their consumer country is not going to use? अब यार इतना डिटेल में नहीं जाना है, बट होते हैं उनमें प्रोविजन जैसे कि आप ऐसे देशों को नहीं बेचोगे। ऐसे तो चाइना ने जो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी साइन कर रखी है, जो कहती है कि भाई न्यूक्लियर हथियार आप किसी देश को नहीं बनाने दोगे, मदद भी नहीं करोगे। लेकिन चाइना ने मदद करी है, नॉर्थ कोरिया की मदद करी है, पाकिस्तान की करिए कहते हैं, ईरान की भी करिए कहते हैं। लेकिन क्या बिगाड़ लोगे आप, क्या सबूत है आपके पास? ऐसे हवाबाजी करने से तो कुछ होता नहीं है। लेकिन काफी हद तक ये माना जाता है कि चाइना ने जो है मदद करी है इन देशों को न्यूक्लियर वेपन बनाने में। और चाइना एनपीटी का सिग्नेटरी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। कसम खाइए उसने कि मैं किसी भी देश को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ना ही बेचूंगा, ना ही जो है शेयर करूंगा, ना ही बनाने में उनकी मदद करूंगा, और अपने हथियार भी जितने मैंने बना लिए उसको कम करूंगा। और यहां पे आप देखो बढ़ गए उसके हथियार, ओके। तो बच्चों सिपरी एक बहुत बड़ा इंडेक्स है, ओके। तो बच्चों ये इंडिया का फिगर बच्चों सिपरी ने इस बार उठा दिया। 120 125 कहते थे कि भारत के पास जो है हथियार हैं न्यूक्लियर वेपन, ओके। इस बात से भारत को बहुत ही किलसाया भी जाता था, कोसा जाता था या डराया भी जाता था कि भाई पाकिस्तान के पास ही हमारे से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब है, पाकिस्तान ने हमारे से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब जो हैं बना लिए हैं, और इंडिया के पास पाकिस्तान के जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। क्योंकि बच्चों इंडिया के पास एक समय पे 110 120 ही हथियार थे, न्यूक्लियर बॉम्ब 120 तक ही थे, ठीक है। इंडिया बच्चों समझदार, इंडिया को पता है चलने तो कभी है नहीं, फालतू में इनको रखने के बनाओ और फिर इनको मेंटेन करते रहो, और इनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी तो होता है ना, 10 आदमी लगा के रखने पड़ते हैं। एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना के ऐसा थोड़ी कि रख दिया अलमारी में ताला लगा के, ऐसा नहीं होता बच्चों। पूरा उस पर सर्वेलेंस रहता है, कब कहीं खुद ही अपने आप ना फट जाए, ये कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, पूरा मेंटेनेंस करना पड़ता है, बहुत भयंकर खर्चा आता है इसमें। फालतू में क्यों ऐसे आप काम करना, ठीक है। तो बच्चों भारत ने भी बढ़ाए अपने हथियार, सिपरी का इंडेक्स कहता है, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारे जो दुश्मन देश हैं, जो हॉस्टाइल नेशंस हैं, चाइना पाकिस्तान, उनसे काफी कम है, ठीक है। चाइना पाकिस्तान से कम हमारे पास न्यूक्लियर हथियार हैं, ठीक है। तो ये बच्चों सिपरी की बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों हथियारों के आर्म्स एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देता है। कौन दुनिया में कितने हथियार मंगवा रहा है दूसरे देशों से, कितने बेच रहा है, सब कुछ सिपरी की रिपोर्ट में आपको मिलेगा। तो सिपरी ईयर बुक आई, जैसे आपकी इंडिया ईयर बुक आती है जो आप पढ़ते हो, मत पढ़ा करो, कुछ काम ज्यादा आती नहीं है वो, अब उसका जमाना गया, ठीक है। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो सिपरी ने अभी रिलीज करी है, ठीक है। ये स्टेटस करता है आर्म्स और डिसआर्मामेंट कितना हो रहा है दुनिया में, हथियार कौन कितने इकट्ठे कर रहा है, कौन कितने पीछे छुड़ा रहा है, कितना, ठीक है। तो बच्चों रिपोर्ट के हिसाब से भारत और चाइना ने अपना न्यूक्लियर वेपन पिछले साल में बढ़ाए हैं
न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए हैं भारत और चाइना ने। बच्चों ये सब अनक्लासिफाइड, सो अनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है ये। इसका मतलब ये नहीं कि सिपरी के पास से कोई भारत के जो है तार सीधे सिपरी में जुड़े हुए हैं और वो हम बता रहे हैं कि हमने इतने बना लिए। ये सिर्फ अनुमान है, सिर्फ आइडिया है एक। कोई भी देश नहीं बताता कि उसके पास कितने हथियार हैं। हो सकता है हमें 300 ही दिख रहे हैं यहां पे, हो सकता है चाइना के पास 1000 भी हो सकते हैं। तो कल आप कोई ऐसी खबर पढ़ लो, फिर आप मुझे बोलो कि सर ने तो बोला था 350 ही है। ओके, तो बच्चों ये सिर्फ एक अनुमान है। सिपरी एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, वैसे उसकी सेटिंग होती होगी कुछ, कहीं से वो निकालता है न्यूज, सिर्फ आइडिया लगाया है यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है चाइना के पास 350 भी ना हो, 250 ही हो। ठीक है, 150 तो कुछ ज्यादा ही कम हो गया, खैर ठीक है। तो बच्चों सिर्फ आइडिया है ये। तो इसके हिसाब से सिपरी की रिपोर्ट के हिसाब से कहती है कि इंडिया और चाइना ने अपने हथियार बढ़ाए हैं। ओके, चाइना पाकिस्तान मोर न्यूक्लियर वेपन्स, लेकिन फिर भी इंडिया जो है अभी चाइना और पाकिस्तान से पीछे है। ठीक है, लास्ट ईयर तक कह रहा है 130 से 140। तो बच्चों इससे ही आपको पता चल रहा है कि ये एक सिर्फ अनुमान है, कि ये खुद ही एक रेंज दे रहा है, 10 की रेंज में बात कर रहा है ये, कि 130 से 140 हथियार जो हैं लास्ट ईयर तक थे भारत के पास, जो अभी बढ़ के 150 हो चुके हैं। फिर भी हम पाकिस्तान से काफी पीछे हैं। पाकिस्तान के पास 150 से लेके 160 न्यूक्लियर वेपन है। ठीक है, तो बच्चों ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग इंडिया ही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसने बताया कि साइज हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बढ़ा रहे हैं, वॉरहेड्स बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास न्यूक्लियर ट्रायड, गाइस मुझे आपको पढ़ाना था, ये आपको पढ़ के मजा आएगा। न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है? ठीक है, तो बच्चों भारत ने जो है ओके एयरक्राफ्ट से हम जो है गिरा सकते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स। तो 48 न्यूक्लियर बॉम्ब्स लगभग हमने एयरक्राफ्ट को दे रखे हैं। ओके, कुछ हमारी नेवी को दे रखे हैं, कुछ हमारे ने पनडुब्बियों को दे रखे हैं हमारी। ठीक है, सो इसके बाद इस पे आता हूं मैं वापस। उसके अलावा बच्चों 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट को घोषित करता है ये। हालांकि इसराइल तो एकदम मना कर देता है कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है ही नहीं, बट इसराइल के पास हथियार है, न्यूक्लियर बॉम्ब है उसके पास। नॉर्थ कोरिया कभी हां करता है कभी ना करता है, लेकिन है उसके पास भी। यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस और चाइना तो बच्चों ऑफिशियल है उनके पास। तो P5 में NSNPT के हिसाब से लीगली वो रख सकते हैं, लाइसेंस है उनके पास न्यूक्लियर हथियार रखने का। हमारे पास नहीं है, हमारे पास बिना हथियार के, बिना लाइसेंस का न्यूक्लियर बॉम्ब है। ठीक है, तो टोटल बच्चों बताया है कि 13,000 लगभग न्यूक्लियर वेपन है दुनिया में, जिसमें कि 90% यूएसए और रशिया के पास है। ये एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बच्चों 13,400 वेपन्स है टोटल, 13,400 न्यूक्लियर बॉम्ब है, जिसमें कि 90% यूएसए और रशिया के पास में है। ठीक है, न्यूक्लियर ट्रायड की बात कर रहा था बच्चों मैं। न्यूक्लियर सबमरीन में आपको 2-3 टॉपिक्स, अभी बहुत ज्यादा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट वाले पढ़ाने वाला हूं यहां पे, कंसेप्शनल लेवल के टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं, जो मैं आपको न्यूक्लियर सबमरीन के होती है और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की होती है, ये जानना जरूरी है। ठीक है, अभी तक कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। Because Saudi Arabia is threatened by Iran. Saudi Arabia is basically leader of the Islamic world. तो सऊदी अरेबिया इज बाइंग, इसका कोई आंसर नहीं है ना, वो बाइंग करना चाहता है तो करेगा वो। ऑलराइट, ईरान से काफी थ्रेट लगता है उसको, इसलिए कर रहा है वो, और पैसा भी बहुत है उसके पास। पैसा होना चाहिए पहले तो, आपके पास पैसा भी बहुत है और उसको खतरा भी लगता है ईरान से, क्योंकि ईरान के पास न्यूक्लियर वो बॉम्ब का होने की खबर है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए ज्यादा हथियार खरीदता है। और सऊदी अरेबिया का खुद के पास 0% कैपेबिलिटी है, 0% कैपेबिलिटी है। इंडिया के पास तो फिर भी 9-10-20% कैपेबिलिटी है रिड्यूस करने के लिए डिफेंस प्रोडक्ट। सऊदी अरेबिया का कोई फैसिलिटी नहीं, पूरा डिपेंडेंट है वो। ठीक है, जैसे बाकी देश उस पर डिपेंडेंट है ऑयल के लिए, तेल के लिए, ऐसे वो भी हथियारों के लिए पूरी तरह डिपेंडेंट है। तो ऊपर वाला जो है सबको बराबर करके चलता है हिसाब। ओके, बिल्कुल सही है, भारत पैसा तो वेस्ट होता ही है।
तो बच्चों कैलाश सत्यार्थी जो नोबेल लॉरिएट हैं भारत के, आप जानते ही होंगे उनको, तो नाम सुना होगा। उन्होंने बोला है कि वर्ल्ड हैज इन्वेस्टेड मोर इन आर्म्स एंड एनिमेशन, ओके, गन्स एंड बुलेट देन इन बुक्स एंड टॉयज। ठीक है, यानी कि खिलौनों और किताबों में दुनिया ने आज तक पैसा कम खर्च किया है, ज्यादा पैसा जो है हथियारों में खर्च किया है। तो ये पैसा बच्चों आज अगर हथियारों में ना खर्च हुआ होता, ये कोट आप ऐसे वगैरह कई जगह एथिक्स में लिख सकते हो, ये पैसा अगर आज जो है हथियारों वगैरह जो आर्म्स रेस में नहीं खर्च होता, लोगों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी हेल्थ केयर, उनकी ज़िंदगी आगे अच्छी करने के लिए लकिया होता, तो आज दुनिया की जो शक्ल है वो कुछ और ही होती। ठीक है, ऑलराइट। सो भाई सबसे पहले मैं आपको जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन क्या होती है और न्यूक्लियर सबमरीन क्या होती है। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियर सबमरीन वो होती है, ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, न्यूक्लियर सबमरीन वो होती है जो न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर सके। बेसिकली न्यूक्लियर, ओके, न्यूक्लियर आर्म्ड मिसाइल्स। SLBM, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, मतलब बच्चों इस सबमरीन में अपने आप ये खूबी होती है कि वो पानी के अंदर रह सकती है, छुपी हुई रह सकती है, पता नहीं चलेगा, कहीं पे भी उसे छोड़ दो, अंदर ही अंदर कहीं से कहीं पहुंच जाएगी वो। ये अपने आप में ही उसकी खूबी है, ये उसका नेचुरल टैलेंट है। ठीक है, कुछ सबमरीन में बच्चों और भी खूबी होती है कि वो एक न्यूक्लियर वेपन को भी, एक न्यूक्लियर मिसाइल को भी, SLBM कहते हैं उनको, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी वो अपने में से लॉन्च कर सकती है। ठीक है, भारत ने जो है K-15 और मिसाइल्स बनाई हैं जो कि SLBM मिसाइल्स है, जो कि सबमरीन से लॉन्च कर सकते हैं और ये न्यूक्लियर वेपन को भी कैरी कर सकती है। ये हो गई बच्चों न्यूक्लियर सबमरीन, ये न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है, ये कि ये न्यूक्लियर अटैक कर सकती है ये सबमरीन। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं बच्चों न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन क्या होती है। समझ गए आप, ये है न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। इसका काम सिर्फ इतना है कि इससे ये संभव हो सकता है कि किसी देश पे हम न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन पे आते हैं, जिसके लिए, ओके, सो गाइस बच्चों एक सबमरीन की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है, सबमरीन की जरूरत क्या है हमको, जहाज क्यों नहीं, काफी क्यों नहीं है। ठीक है, सबमरीन की हमें जरूरत ही क्या है, हमारे पास इतने अच्छे अच्छे जहाज हैं पानी के, जब तो सबमरीन की जरूरत ही क्या है। ओके, ये पेरिस्कोप भी बना देते हैं इस पे। ठीक है, ओके बच्चों दो सबमरीन है, ये पानी के अंदर है काफी, ये पानी के ऊपर है। ठीक है, सबमरीन की गई सबसे बड़ी पावर होती है स्टेल्थ। समझ गए आप, यानी कि स्टेल्थ का मतलब है उसे छुपे रहने की क्षमता, कितने समय तक पानी के नीचे रह सकती है वो, यानी कि कितने ज्यादा देर तक पानी के नीचे वो डूबे रह सकती है, इसे कहते हैं स्टेल्थ। क्योंकि बच्चों जब तक वो पानी के नीचे डूबी हुई है तब तक वो एक लीथल, एक खतरनाक हथियार है, एक डरने लायक चीज है। कब नहीं पता हमारे नीचे आ जाए, हमारे किनारे तक आ जाए और जो है मिसाइल छोड़ के चली जाए, पता भी नहीं चलेगा। जैसे ही लेकिन बच्चों ये सबमरीन सतह के ऊपर आ जाती है, ये एक सिटिंग डक मतलब इस पे निशाना, जिसपे बच्चा भी निशाने से, गोली से जो उड़ा के निशाना लगा दे उस पे, उसे कहते हैं सिटिंग डक। तो वो जो सिटिंग डक हो जाती है जब ये समुद्र के सरफेस पे तैर रही होती है किसी जहाज की तरह, क्योंकि इसमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने की इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती है। ओके, और इस पे आराम से इसको पता लगाया जा सकता है, कोई भी ऊपर हेलीकॉप्टर, सैटेलाइट देख सकता है कि सबमरीन यहां पे ये क्या कर रही है। तो सबसे बेस्ट है कि इसको नीचे ही छुपा के रखो। ठीक है, अब गाइज वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर सबमरीन जो है ज्यादा देर के लिए
समुद्र के नीचे नहीं रह सकती, क्योंकि 99% सबमरीन दुनिया में जितनी है वो बच्चों डीजल, पेट्रोल या किसी भी गैस उस पे चलती है। ओके, इंटरनल कंबस्शन इंजन बेस्ड पे चलती है। इंटरनल कंबस्शन बेस्ड इंजन मतलब इसको ईंधन जलाना पड़ता है, और ईंधन जलता है बच्चों ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन जो है ऊपर ही मिलता है, समुद्र के अंदर नहीं मिलता ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो गाइज नॉर्मली 99% सबमरीन क्या होती हैं, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती हैं। ठीक है, ये सतह पे आती है, अपने डीजल इंजन को चालू करती है, डीजल जलाती है, और उससे बैटरी चार्ज होती है इसमें, और बैटरी जब इसकी फुल चार्ज हो जाती है तब ये डीजल इंजन को बंद कर देती है, क्योंकि डीजल इंजन पानी के नीचे तो काम करेगा ही नहीं, उसको हवा चाहिए काम करने के लिए, एयर फिल्टर वगैरह होता है ना अपनी गाड़ियों में। ठीक है, और नीचे जाके इसका जो डीजल इंजन जो है बंद हो जाएगा, और बैटरी पे काम करेगी। साइलेंटली इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं इसमें, वो इसका जो प्रोपेलर है उसको घुमाती है। ठीक है, अब लेकिन बच्चों इसकी लिमिटेशन है, इसकी वही लिमिटेशन है जो एक मोबाइल फोन की लिमिटेशन है। जो मेरा मोबाइल, अच्छा मेरा फोन अभी दूर है, तो आपके पास भी मोबाइल फोन होगा ही खैर ऑब्वियसली। तो बच्चों मोबाइल फोन हम घर पे ले गए, सुबह चार्ज करके पूरा चल गया रात तक, बहुत अच्छी बात है, ज्यादा बढ़िया है, एमएच बैटरी का पावरफुल है, तो 2 दिन चल जाएगा। लेकिन फिर तो उसको जो है आपको बिजली में बोर्ड में लगाना ही पड़ेगा, लगा के छोड़ना पड़ेगा 2-4 घंटे के लिए। यही बच्चों प्रॉब्लम है नॉर्मल सबमरीन्स की, कि बैटरी चार्ज करने के लिए उनको अपनी ऊपर आना पड़ता है। अब अमेरिका वहां से भेजे सबमरीन, मान लो चाइना पे अटैक करने के लिए, पता चले बीच में पैसिफिक में उसकी बैटरी खत्म हो गई, तो दोबारा उसको 2-3 दिन, 1-2 दिन क्या ऊपर रहना पड़ेगा, तब तक उसकी बिजली बनेगी और बिजली चार्ज होगी बैटरी, फिर आगे बढ़ेगी सबमरीन। फिर चाइना के कोस्ट पे आके पता चला बीजिंग के पास में जो है बैटरी फिर डाउन हो गई, सबमरीन को दोबारा ऊपर आना पड़ा, और इतने में ऊपर आते आते चाइना ने देखे, और वहीं पे चाइना ने उसको मच्छर की तरह मार दिया। समझ गए? ये बच्चों प्रॉब्लम होती है नॉर्मल सबमरीन में। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम से बचने का, और बच्चों ये स्टेल्थ जो सबसे बड़ा हथियार है एक पनडुब्बी का, इसको बनाए रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो तरीका है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। ऐसी सबमरीन जिसको पावर जो है वो मिलता है न्यूक्लियर इंजन से, न्यूक्लियर रिएक्टर से। न्यूक्लियर रिएक्टर से मतलब गाइस न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल जब जलता है, जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, तो उसे कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, वो पानी पे हो चाहे मार्स पे हो। आपको पता है मार्स पे अब जो नासा जो रोवर भेज रहा है, जो मिशन भेज रहा है, ठीक है, क्यूरियोसिटी वगैरह, उन सब में भी न्यूक्लियर पावर्ड सोर्स है। वो पहले सोलर पैनल से बिजली बनाते थे, वो ज्यादा बिजली नहीं बना पाते थे, ज्यादा हैवी मशीन नहीं ले सकते थे, अब न्यूक्लियर उनमें भी नासा ने जो है न्यूक्लियर लगा दिए। तो बच्चों इसी तरह से एक सबमरीन में हम छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर लगा दे बना के, तो 20-30 साल तक इसको दोबारा रिफ्यूल करने की जरूरत नहीं होती है। समझ गए आप? यानी कि सबमरीन मैंने बनाई, इसमें न्यूक्लियर पावर्ड, ये है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, यानी कि पावर इसे जो मिल रहा है न्यूक्लियर से मिल रहा है। पावर कौन सा? आगे बढ़ने का, जिससे ये समुद्र में आगे बढ़ सकती है, अपने मिशन को अंजाम दे सकती है। एक बार इसमें न्यूक्लियर आपने एनरिच्ड यूरेनियम प्लूटोनियम डाल दिया, 20-30-40 किलो जितना भी आता है, टैंक भर दिया उसका फुल, उसके बाद बच्चों एक नहीं 20-30 सालों तक, आपको बहुत ही सरप्राइजिंग लग रहा होगा पर मैं सही कह रहा हूं, आप गूगल कर लीजिएगा, 20-30 सालों तक इसको दोबारा फ्यूल की जरूरत नहीं हो सकती है। मतलब इनफाइनाइट टाइम के लिए ये समुद्र के नीचे बनी रह सकती है और इसको ऊपर आने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कुछ खाने पीने की सामान खत्म हो जाए, ओके, जो कि जनरली नहीं होता है, पहले ही प्लान्ड होता है मिशन, ओके, या कुछ वैसे इमरजेंसी कोई दूसरी हो जाए तभी ही ऊपर आएगी, वरना इनडेफिनेट अमाउंट के लिए न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बच्चों पानी के नीचे ही रह सकती है। इसलिए एक बहुत ही खतरनाक एक हथियार होता है ये किसी दुश्मन देश की नेवी के अंदर। भारत के पास बच्चों 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, ठीक है। एक तो हमारे पास चक्र सबमरीन है जो हमने रशिया से ली हुई है, रशिया की है वो, ठीक है।
एक बच्चों हमने खुद ने बना लिया आईएनएस अरिहंत, जो मैं आपको अभी ऊपर बता ही रहा था पहले शुरू क्लास में। आईएनएस राम ये खुद ही इंडिया ने ही बनाई है ये, ठीक है। लेकिन इसमें अधिकतर सामान जो है क्रिटिकल कंपोनेंट्स है वो रशिया से ही लिए हमने, रशिया ने मदद करी हमारे को इस बनाने में। तो 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भारत के अंदर है। आगे हमें और न्यूक्लियर पावर सबमरीन हम जो है बनाने की तैयारी में है। जल्द ही ज्यादा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भारत के उसमें भी होगी। अब गाइस बात करते हैं न्यूक्लियर ट्रियाड की। न्यूक्लियर ट्रियाड क्या होता है? ओके, न्यूक्लियर ट्रियाड क्या होता है? ओके, ऑलराइट, न्यूक्लियर ट्रायड में आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो, ठीक है। और भारत क्या न्यूक्लियर ट्रायड कंट्री है या नहीं है? ठीक है, ओके। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? प्लीज आस्क एनी प्रॉब्लम टिल नाउ। गुड आफ्टरनून नंद किशोर। वीकली आती है यार, या बाय फोर्टनाइटली आती है, या 4 दिन में आती है? अब इतना तो मुझे नहीं पता, ठीक है। इतना तो आपको कोई नेवी का आदमी बता पाएगा। मैं तो टीचर हूँ, सिंपल यूपीएससी पे पढ़ाता हूँ, ठीक है। अच्छे से क्लियर हो रहा है, बहुत थैंक यू कुछ शुभम कुमार। यही हमारा मकसद है कि अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। बच्चों अब न्यूक्लियर ट्रायड भी आपको अच्छे से क्लियर कर देते हैं, ठीक है। गाइस न्यूक्लियर पहले तो केपेबल होना कुछ नहीं होता, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन मैंने बना दिया, न्यूक्लियर बॉम्ब मैंने बना दिया। ये क्या है भाई? ये न्यूक्लियर बॉम्ब है। ये कहां रखा हुआ है? मेरे कमरे में रखा हुआ है। अभी यहां पे इतना भारी है, मैं उठा नहीं सकता, 10 आदमी तो उसको उठाने के लिए चाहिए, ठीक है। ये बच्चों न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से कुछ भी नहीं होता। इस न्यूक्लियर बॉम्ब को अपने अंजाम तक पहुंचाना, यानी कि इसके टारगेट तक पहुंचाना, ए इसका टारगेट है। किसी देश या किसी शहर का नाम हम नहीं लेंगे, ठीक है। ए इस टारगेट है बच्चों इसका। अब इसको बना तो दिया, चेक भी कर लिया, सही है, ये फूटेगा या फुस फटाका नहीं है, चलेगा, धमाका करेगा। अब लेकिन इसको पहुंचाना भी तो है भाई ए तक। ऐसे ही थोड़ी यहीं पे कमरे में थोड़ी अपने आप को थोड़ी मारना, ओके। इसको पहुंचाने के बच्चों 3 तरीके होते हैं, ठीक है। इसको पहुंचाने के 3 तरीके होते हैं। या तो आप इसको एयर के थ्रू पहुंचा दीजिए, यानी हवाई जहाज हमारा जाए, कोई ऐसा होना चाहिए हवाई जहाज जो उसको ले जा सके। हल्का फुल्का हवाई जहाज नहीं उठा पाएगा इसको, ठीक है। एयर से भेज सकते हो आप, लैंड से भेज सकते हो, जमीन से जैसे कोई मिसाइल चले, यहां से भारत से कोई मिसाइल चले और वो ए शहर पे सीधा जाके अपना हमला अटैक कर दे। ए मिसाइल, समझ गए आप? ये मिसाइल, ऐसे हमारे पास मिसाइल्स है, अग्नि मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल है, ठीक है। तीसरा बच्चों तरीका होता है सी से भी हम न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर पाए। समुद्र से भी हम न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर पाए, न्यूक्लियर बॉम्ब लॉन्च कर पाए और न्यूक्लियर हमला कर पाए किसी देश पे। अगर ये तीनों बच्चों ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाते हैं, अगर ये तीनों एरिया से, तीनों डोमेन से हम न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं, एयर, लैंड और सी, तो बच्चों उस देश को कहा जाता है कि वो एक न्यूक्लियर ट्रियाड बन चुका है। भारत गाइज न्यूक्लियर ट्रियाड देश है, यानी कि भारत में तीनों तरह की कैपेबिलिटीज है, एयर, वाटर और लैंड से हम न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं। ये तीनों ही तरीके, तीनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं, जो हमारी इच्छा है। तो एयर के लिए हमारे पास कई सारे हवाई जहाज हैं, बॉम्बर प्लेन्स हैं। हमारा रफेल जो है वो भी न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा सकता है। हमारे सुकोई 30 MKI जो हमारा बैकबोन है इंडियन एयरफोर्स का, वो भी न्यूक्लियर हथियार गिरा सकता है। लैंड से हम कई तरह की मिसाइलें हमने बना ली है, ICBM आपको पता है, अग्नि 3, 4, 5, 6 भी बन रही है, पृथ्वी मिसाइल भी ले जा सकती है। तो लैंड से भी हम छोड़ सकते हैं। सी से भी बच्चों कई जहाज और कई हमारे पास सबमरीन ऐसी हैं, जैसे आपको बता रहा था INS अरिहंत, ठीक है, INS अरिहंत जो मैं आपको बता रहा था अभी। तो बच्चों INS अरिहंत यार न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी, अभी गौर करिएगा, मैंने अभी आपको समझाया पूरी कहानी। INS अरिहंत जो है, ठीक है, भारत में बनी है, मेड इन इंडिया है, वो बात अलग है, मानता हूं मैं, उसके लिए पूरी तालियां, ठीक है। लेकिन बच्चों INS अरिहंत एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी है और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भी है। दोनों ही खूबियां उसके अंदर है।
पावर भी उसे न्यूक्लियर इंजन कर रहा है, यानी कि इंडेफिनिट अमाउंट के लिए वो समुद्र के नीचे रह सकती है, यानी कि भारत से भेजोगे उसे जो सीधा बीजिंग के बाहर ही जाके निकलेगी वो ऊपर, या चाहो तो वहां पे भी नहीं निकले, पूरा चक्कर लगा के आ जाएगी। तो न्यूक्लियर पावर्ड भी है और न्यूक्लियर अटैक भी आप उससे कर सकते हो, समुद्र से आप न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ सकते हो। यानी कि बच्चों तीनों टारगेट हमने अचीव कर लिए, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू बनने क्लियर करने के बाद आदमी सीधा सिविल सर्विसेज में पास। ठीक है, ये तीनों कंप्लीट करने के बाद किसी देश को बोला जाता है कि वो न्यूक्लियर ट्रायड बन चुका है। भारत बच्चों एक न्यूक्लियर ट्रायड है, बहुत ही कम देशों में काबिलियत है। पहले तो बहुत ही कुछ ही देशों के पास तो यार न्यूक्लियर वेपन है, और जिनके पास हैं उनके पास फिर ओके, सबके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो बच्चों भारत को हमेशा सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी चाहिए। हमने पहले ही बोल रखा है कि हम कभी भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, हमारी एक तो है NFUP, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हम अपनाएंगे। किसी भी देश पे हम आगे से आक्रमण नहीं करेंगे, न्यूक्लियर आक्रमण नहीं करेंगे। अगर वो पहले हम पे कर देता है तो हम जवाब में ऐसा आक्रमण करेंगे, ऐसा करेंगे कि वो फिर बचेगा ही नहीं दूसरा, तीसरा, चौथा करने के लिए। समझ रहे हो आप? तो बच्चों ये हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी कहती है, तो अच्छी बात है। तो आगे से तो कभी हमको चलाना है नहीं न्यूक्लियर वेपन, तो ये बात तो हमें पता है। ऑलराइट, आगे से तो हमें कभी चलाना है नहीं न्यूक्लियर वेपन, तो वी नो दिस थिंग। तो सेकेंड स्ट्राइक ही करना होगा जब करना होगा, कभी भगवान ना करे कभी करने की जरूरत पड़े, तो उसके लिए हम हवा, पानी और जमीन कहीं से भी अटैक कर सकते हैं, तीनों जगहों से। ठीक है, दूसरा बच्चों आपको पता है भारत की जो डॉक्ट्राइन है न्यूक्लियर, जिसमें हमने ये भी बोल रखा है कि हम जो है कभी भी कोई देश जो जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है उस पर कभी भी हम आक्रमण नहीं करेंगे। ओके, न्यूक्लियर से, न्यूक्लियर वेपन, जैसे मान लो हमारे किसी देश से हमारी लड़ाई हो जाती है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, तो उस देश पे हम न्यूक्लियर हथियार से हमला कभी भी नहीं करेंगे। ये भी हमने हमारी पॉलिसी है। तो ये सारी बात है। ठीक है, तो बच्चों सिपरी का इंडेक्स ये कहता है, अरे यार बहुत लंबा हो गया डिस्कशन ये, चलो आपको पर समझ में आ गया होगा काफी चीजें, न्यूक्लियर सबमरीन, अटैक सबमरीन, न्यूक्लियर ट्रायड वगैरह। ठीक है, तो बच्चों सिपरी का ये रिपोर्ट जो अपन थे, ईयर बुक आई है, ये कहती है कि भाई रशिया, यूएसए ने हथियार अपने कम करें 125 और यूएसए ने 385 न्यूक्लियर वेपन जो है कम करें अपने। क्योंकि बच्चों देखो इतने ज्यादा रखने का मतलब नहीं है। अब किसी को भी पता है यार एक मुश्किल ही है कि काम आए ये, अननेसेसरी इनको बांधे रखना, इनको मेंटेनेंस खर्चा करना वो हर देश नहीं चाहता। चाइना ने बढ़ाए हैं 30 वेपन कह रहा है ये, फ्रांस ने कम करे हैं 10, यूके ने थोड़े बढ़ाए हैं। ठीक है, पाकिस्तान ने कुछ नहीं, न्यूट्रल है उनका, ना जान बढ़ाए ना कम किए। भारत ने 10 वेपन का इंक्रीज बता रहा है ये। ठीक है, तो बच्चों ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, यहाँ पे चाइना से ज्यादा डरने की जरूरत है हमें, ओके, तो क्यों चाइना ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका टोटल है। ओके, कुल मिला के बच्चों रशिया और यूएसए की बदौलत ओवरऑल हथियार जो है कम हुए हैं। ओके, क्योंकि ओवरऑल हथियार जो है 13,800 होते, अब 13,400 रह गए हैं। तो 400 की गिरावट आई है टोटल मिला के, प्लस माइनस करके। तो ओवरऑल जो है दुनिया में न्यूक्लियर वेपन कम ही हुए हैं, और उम्मीद हमें ये करनी चाहिए कि हर साल ये कम होते रहें। ठीक है, यूएसए, रशिया 90% मैंने आपको बोला ही था रखते हैं हथियार। ठीक है, तो ये सारी बात है। ओके, ठीक है, यहां तक है। किसी को प्रॉब्लम तो आप बता सकते हो। क्लास थोड़ी लंबी हो गई है बट कोई नहीं, टॉपिक्स जो है, क्योंकि बच्चों जनवरी में आपको फर्स्ट 2 वीक्स जो है क्लास नहीं रहेगी, क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूं। जो 2 वीक्स जो है क्लास नहीं रहेगी। जनवरी के जो पहले 2 हफ्ते हैं, मतलब 6-7 को, और उसके बाद जो हफ्ता है 14-15 तारीख के आसपास, तब आप भी वैसे भी पतंग उड़ाओगे। संक्रांत वक्रांत में आप क्या करते हो तो कर लेना आप लोग। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं ज़्यादा आज, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, संडे को चलती है सर, हिंदी में एक्सप्लेन कर। यार हिंदी तो बोल रहा हूँ, मतलब मैं फारसी भाषा थोड़ी बोल रहा हूँ। थोड़ा तो यार इंग्लिश में यार मतलब आप कोशिश करा करो यार। आपको भी जो है हिंदी वालों को खासतौर बोलना चाह रहा हूँ बच्चों में कि लैंग्वेज पर बहुत आपको क्लियर करना पड़ेगा इंग्लिश का। ठीक है, मेंस में तब आपको वहां दिक्कत आ सकती है। ओके, मेरे फादर गाइस आपको पता होगा, जो वो भी सिविल सर्वेंट हैं। मेरे पापा जो थे इतने पढ़े, मतलब इतने अच्छे परिवार से, तो पैसा तो था नहीं हमारे पास,
पापा के दादाजी के पास तो किसान ही थे, तो पापा ने जब भी दिया एग्ज़ाम तो हमेशा वो उनका लैंग्वेज पेपर कभी क्लियर ही नहीं होता था। ओके, हिंदी ऑप्शनल था उनका, हिंदी और 2 ऑप्शनल हुआ करते थे उस समय, हिंदी और हिस्ट्री 2 ऑप्शनल हुआ करते थे। तो पापा का कभी भी जो है इंटरव्यू कॉल नहीं आता था। ओके, मेरा भी जैसे बहुत मुश्किल से ही आ पाया था, तो इंटरव्यू कॉल नहीं आ पाता था। लेकिन पापा का कारण अलग था, पापा का लैंग्वेज पेपर, इंग्लिश पेपर कभी क्लियर नहीं होता था। इंग्लिश पेपर कंपलसरी पेपर जो होता है उस जमाने में भी हुआ करता था। ओके, तो पापा का वो पेपर कभी क्लियर नहीं होता था। तो एक बार वो पेपर पापा का क्लियर हो गया और उसी बार क्लियर होते ही पापा का इंटरव्यू कॉल आ गया। लेकिन उस टाइम पे मेरे फादर जो थे वो फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाए। उसके बाद 1-2 अटेम्प्ट उन्होंने उसके बाद जो है उनका फिर शायद क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, फिर एक बार और जब पेपर क्लियर हुआ फिर उनका इंटरव्यू कॉल आया। 2 बार ही उनका जो है पेपर क्लियर हुआ था इंग्लिश का। पहली बार में वो रुक गए, दूसरी बार में कॉल आते ही सीधा वो जो है आपके रेवेन्यू सर्विसेज में चले गए, सिलेक्शन उनका हो गया। ठीक है, तो हमेशा जो वो रुके वो लैंग्वेज पेपर से रहे, क्योंकि हिंदी पूरा ही बैकग्राउंड था। डिटेल में स्कूलिंग जो थी पूरे गांव से हुई थी, तो गांव में तो सब हिंदी ही पढ़ते हैं और जो हिंदी उनका ऑप्शनल भी था, तो रुचि भी जो थी जो हिंदी में ज़्यादा थी। ठीक है, तो बच्चों ऐसे जो है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ तो लैंग्वेज बायस ना करिए। और हिंदी वालों, इंग्लिश वालों के लिए भी मैं बोलूँगा कि हिंदी ज़्यादा मत करिए। आपको भी जो है लैंग्वेज पेपर ए जो है आपको भी हिंदी ही लिखोगे, तो उसमें भी आपने 10वीं के बाद कभी हिंदी लिखी नहीं होगी, तो वहाँ लिखनी है। 300 नंबर का पेपर होता है, उसमें पास होना जरूरी है, वरना आपकी कॉपी भी चेक नहीं होती है, नंबर भी आपको पता नहीं चलेंगे बाकी पेपरों में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ये। ऑल राइट, और बच्चों लिखने का अभ्यास बहुत करें आप लोग। ठीक है, मेरा पर्सनल मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है सब लोग लिखने में इतने कमजोर होते हो, पर मतलब लेकिन मेरी भी स्कूलिंग काफी अच्छी से हुई है, बट राइटिंग प्रैक्टिस मैंने करी नहीं इनिशियल के कुछ सालों में, अटेम्प्टों में, तो उसका खामियाजा मुझे बहुत ज्यादा पे करना पड़ा। मतलब पूरी लाइफ ही चेंज हो गई एक तरह से। ठीक है, इतनी बार 5 बार प्रीलिम्स क्लियर करा, लेकिन फिर भी जो है रिजल्ट ना आना, उसके सिर्फ 2 कारण है मेरे। हर जगह जो है पूरा आकलन में अब कर चुका अपनी जिंदगी के पिछले 10 सालों का, उसमें आकलन में बच्चों 2 ही चीज निकल के आई। एक तो जो है हमने राइटिंग प्रैक्टिस को जो है तवज्जो नहीं दिया, इंपॉर्टेंस नहीं दी सही समय पे, सब दी पर जब बाद में दी, जब थोड़ी ट्रेन छूट गई थी। ठीक है, स्टार्टिंग से नहीं दी, स्टार्टिंग से नहीं दी। और ऑप्शन दूसरा जो था हमने थोड़ा उस टाइम पे ऐसा चूज कर लिया जो इतना स्कोर नहीं आ रहा था, उसमें डिफिकल्ट था। हम जो है बह गए लहर में, जो लहर में बाकी लोग बह रहे थे, और लहर में बहने वालों का बच्चों कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है। जो लहर के विपरीत करता है काम यूपीएससी में, वही जो है सक्सेस पाता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपको जो है जो सब कर रहे हैं और वो आप कर रहे हो, तो सबका सिलेक्शन तो होना ही नहीं है, 0.101% का होना है, तो वो कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ अलग तरह से कर रहे हैं। ठीक है, वैसे आपको करना है, समझ गए आप। बोलना, हिंदी वाले बोलना तो नहीं तो कम से कम लिखना तो सीखें यार, क्योंकि लैंग्वेज पेपर जो है क्लियर करना जरूरी है। और मैं बता रहा हूँ गाइस, अभी जो है टफ हो गया काफी, क्योंकि मैं तो अभी 2018 में ही मेंस दिया था मैंने। अब जो है लैंग्वेज, जब मैंने पहला मेंस दिया था तब 150 नंबर आते थे लैंग्वेज पर। अब यूपीएससी थोड़ा टफ कर दिया उन्होंने लैंग्वेज पेपर क्वालिफाई करना। जैसा कि आपने नोटिस किया होगा कि सीसैट को भी पिछली बार यूपीएससी टफ करे जा रही है 3 सालों से। 3 सालों से आप ये देखोगे, 2018, 19, 20 में जो है आपने देखा होगा। और ये इस साल का तो सीसैट के पेपर बहुत टफ था। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूं जिनका जो 20-20 नंबर जनरल की कट ऑफ से ऊपर हैं, जनरल की कट ऑफ से नंबर उनके आ रहे हैं 115, 120 नंबर बन रहे हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज सीसैट दे कुडंट क्वालिफाई, सो दे वोंट बी एबल टू गिव द मेंस एग्जामिनेशन। तो बच्चों उसको भी हल्के में नहीं लेना है हमको। ठीक है, ओके, तो सूडान के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। सूडान इंपॉर्टेंट देश यार एक। ठीक है, सूडान बच्चों वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज में से भी आता है वर्ल्ड के। ठीक है, खार्तूम में बच्चों ब्लू नाइल और वाइल्ड नाइल नदियां जो है मिलती है। खार्तूम बहुत एक इंपॉर्टेंट सिटी है सूडान का। ब्लू नाइल और वाइट नाइल, जैसे हमारे अलकनंदा और भागीरथी मिलती है ओके देव प्रयाग में। ठीक है, और फिर क्या बनाती है वो, गंगा नदी। ऐसी बच्चों ब्लू नाइल और वाइट नाइल मिलती है और वो बनाती है नाइल नदी। नाइल नदी आपको पता है दुनिया की सबसे लंबी नदी है।
ठीक है। तो बच्चों ये दोनों नदियां मिलती है खार्तूम के अंदर। खार्तूम जो है कैपिटल भी है सूडान की। ओके बच्चों, सूडान एक बहुत ही पिछड़ा हुआ देश है, बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड कंट्री है, सबसे नीचे आता है दुनिया में, लगभग टॉप 2 लो में, टॉप 2 या टॉप 3 में आता है ये। इसका एक बहुत बड़ा कारण बच्चों ये था कि यूएस ने इसको स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म कंट्री की लिस्ट में डाल रखा था, यानी कि इसको एक ऐसा देश बता रखा था कि जो सीधा का सीधा टेररिस्ट को, ओके, टेरर को स्पॉन्सर करता है। आतंकवादी यहां पे रहते हैं, पायरेसी करते हैं, जहाजों को लूटते हैं, यहां पे सूडान से निकलते हैं, वो यहां से जो भी जहाज जा रहे होते हैं, मालवाहक जहाज, यहां पे आगे जो है आपके सुएज कैनाल है, उनको लूट खसोट करते हैं। और भी तरह के आतंकवादी संगठन चारों तरफ के देशों के लिए वो सूडान में आराम से खुले घूमते हैं। तो बच्चों यूएसए ने 27 सालों से इसको, 27 साल बहुत बड़ा समय होता है, ओके, सो 27 ईयर्स से, यानी कि 1993 से इसको जो है स्पॉन्सर टेररिज्म की लिस्ट में डाल रखा था, जिससे सूडान कोई भी मदद प्राप्त नहीं कर पाता था अंतरराष्ट्रीय, कोई भी हेल्प हो या कोई भी उसको मदद करना चाहे वो नहीं कर सकता था, क्योंकि यही माना जाता था कि उस पैसे का वो गलत इस्तेमाल करेगा और टेररिस्ट को दे देगा, इसलिए। लेकिन वो जो 23 सालों के बाद जो है, 27 सालों के बाद, सॉरी, 27 ईयर्स के बाद यूएसए ने, ट्रंप ने जाते जाते इसको हटा दिया, ओके, और थर्ड बच्चों अरब स्टेट बन गया इसके साथ, जिसने अपने इजराइल के साथ अपने नॉर्मल रिलेशन एस्टैब्लिश करे, ठीक है। तो बच्चों ट्रंप जो थे, जो अभी गए हैं, ओके, वो उन्होंने बहुत कोशिश करी इजराइल की मदद करने की। अमेरिका बच्चों शुरू से ही इजराइल का बहुत बड़ा सपोर्टर रहा है, बहुत बड़ा दोस्त रहा है। ट्रंप और 6 कदम जाके आगे मदद करी, क्योंकि उनको जो दामाद जो हैं वो भी इजरायली हैं, ज्यूज हैं, यहूदी हैं वो, ठीक है। जो आप वो मिलानिया, क्या नाम है उनका, उनकी बेटी का नाम जो है, जो उनके हस्बैंड हैं वो इजरायली हैं, इजराइल के हैं, ज्यू हैं, ठीक है। तो जो ट्रंप ने बहुत कुछ किया, और उन्होंने अपनी यूएस की एम्बेसी भी जो है जेरूसलम में शिफ्ट कर दी, फलस्तीन को मदद जाती थी वो भी उन्होंने जो है खत्म कर दी, और इजराइल के साथ अरब देशों के संबंधों को भी अच्छा बनाने की कोशिश करी, कई देशों को, यूएई, बहरीन को, कई देशों को। तो वो जो सूडान को भी लपेटे में ले लिया उन्होंने, ठीक है। तो सूडान को बोला ट्रंप ने कि यार तुम 27 सालों से परेशान हो रहे हो, ठीक है, और अब तुम सुधर भी रहे हो थोड़ा, ठीक है, अब तुम करते भी नहीं हो वो हरकतें जिस वजह से तुम्हें डाला गया था इस लिस्ट में। अब एक काम करते हैं, हम तुम्हें इसमें से निकाल देते हैं, इस लिस्ट में से, ठीक है, और तुम्हें इससे अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज जो हैं, वर्ल्ड बैंक है वो पैसा दे पाएगा, आईएमएफ जो है पैसा दे पाएगा, दुनिया भर से जो चंदा आता है, चैरिटी आती है, वो तुम्हारे देश में आ पाएगी, ओके, कोई रोकेगा नहीं, यूनाइटेड नेशन सब तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हें निकाल देते हैं। बदले में एक तो तुम टेररिज्म को सपोर्ट मत करो, ओके, और इजराइल के साथ नॉर्मल रिलेशन बना के रखो, ठीक है, इजराइल के साथ नॉर्मल रिलेशंस रखो, इजराइल के साथ अब नफरत और वो घृणा मत पालो अपने मन में, ओके। यहीं पे बच्चों ताज्जुब की बात यही है कि बच्चों खार्तूम ही वो जगह थी जहां पे 1967 का वॉर लड़ा गया था, ओके, 1967 का वॉर लड़ा गया था, 6 डे वॉर कहते हैं इसे। इजराइल पे हमला कर दिया था सारे उसके पड़ोसी मुल्कों ने, इजिप्ट ने, जॉर्डन ने, और इराक वगैरह, सीरिया ने, ऊपर नीचे से चारों तरफ से इजराइल पे अटैक कर दिया था, और 6 दिन में बच्चों ये वॉर जो है खत्म हो गया। इजराइल ने 6 दिन में ही अकेले ही एक छोटे से देश ने सबको हरा दिया मिलकर। उसी के बाद खार्तूम में ये सारे देश मिले, इस्लामिक देश, अरब नेशंस, और खार्तूम में इन्होंने कसम खाई कि इजराइल को जो है हम यहां के नक्शे से मिटा देंगे आने वाले समय में, और इजराइल से कोई बातचीत और कोई कुछ भी संबंध नहीं रखेगा, क्योंकि उसने फलस्तीन पे कब्जा कर रखा है, कोई उसको देश नहीं मानेगा। तो बच्चों वो जो बात अटकी हुई थी 1967 से, वो अब सुलझी है जाके। अब सूडान ने बोला है चलो ठीक है यार, इजराइल को मान लिया हमने कि इजराइल भी यहाँ पे जो है देश है एक, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे पे से सैंक्शन हटाओ। तो बच्चों ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से अलग थलग पड़ा था ये, ठीक है, और काफी समय से पड़ा था। तो अब उम्मीद है कि जो सूडान है जल्द ही अंतरराष्ट्रीय मदद से जो है आगे बढ़ जाएगा, डेवलप हो जाएगा। पॉवर्टी वगैरह काफी ज्यादा है वहां पे, गरीबी वगैरह, उन सबसे भी जो है पार पा लेगा वो, समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है।
इंडिया लास्ट टॉपिक है आज का। तो बच्चों इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग, ओके। सो गाइस दीज आर CIS नेशंस, ओके। इनको CIS नेशंस भी बोलते हैं बच्चों। सेंट्रल एशिया के भी देश बोला जाता है। ये 5 देश हैं टोटल इसमें, ओके। ये 5 देश है, ना एक कम ना एक ज्यादा। इन 5 देशों में बच्चों आता है आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। एक समय पे बच्चों ये 5 देश जो है सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करते थे, USSR का, ठीक है। 1991 में USSR टूट गया, उसके कई सारे टुकड़े हो गए, उनमें से ये 5 देश भी उसी में से निकले हुए 5 टुकड़े हैं सोवियत यूनियन के। इनको बोलते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ओके। CIS नेशन में बोला जाता है। CIS मतलब CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। जैसे बच्चों जैसे यूके के राज में जो देश हुआ करते थे, पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, वो सब कॉमनवेल्थ कंट्रीज में आते हैं, आपको पता है ये, ठीक है। कुछ ना कुछ क्योंकि उनमें कॉमन रहा होगा, ओके, ऑलराइट। इसी तरह से बच्चों CIS नेशंस जो हैं वो भी आपके कॉमन कंट्रीज हैं जो कि एक समय पे USSR के साथ मिले हुए थे, इसलिए इनको CIS देश बोला जाता है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है। 5 देश हैं ये, याद कर लीजिए। इसके लिए बच्चों हमारी अलग से पॉलिसी भी एक, ओके, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा कभी। कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी हमारी है, जो हमें कहती है कि हम इन देशों से, इन इलाके के देशों से अच्छे संबंध जो है बना के रखें, बेटर रिलेशंस बनाएं। यहां पे बहुत बड़ा मार्केट है, जो भारत के सामान यहां पे बिक सकता है। यहां पे बच्चों बहुत ज्यादा एनर्जी रिसोर्सेज है, एनर्जी, पेट्रोल ले लो, गैस ले लो, न्यू यूरेनियम ले लो। कजाकिस्तान दुनिया में टॉप 3 में आता है न्यू यूरेनियम प्रोडक्शन में, तो बहुत ज्यादा महत्व है इसका, ठीक है। इसलिए बच्चों इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग हाल ही में हुआ, सेकंड बार हुआ ये इंडरल सेंट्रल एशिया डायलॉग। इसमें हमारे विदेश मंत्री जो हैं, ये भी बच्चों IFS थे पहले, देखो बच्चों IFS थे ये, वो भी आपकी तरह एक जमाने में तैयारी करी होगी उन्होंने भी UPSC की, और आज वो भारत के, ओके, विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, IFS हैं वो। कोई पॉलिटिक्स में उन्होंने कभी पी भी नहीं, पता उन्हें पॉलिटिक्स का, लेकिन फिर भी वो विदेश मंत्री है। वो मोदी जी के चहेते थे, वो जब वो IFS थे तभी मोदी जी की नजर लग गई थी, इन पे नजर पड़ गई थी, नजर लग तो गई थी कि इस आदमी को, टैलेंटेड है ये आदमी, इसको बनाना है विदेश मंत्री। तो जैसे रिटायर हुए, उधर रिटायर्ड हुए, इधर इनको जो है फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। मोदी जी भी आज जो है दिन में 10 बार इनको कॉल करते होंगे, ओके, 10 बार तो नहीं, 2-4 बार तो कर ही लेते होंगे कि क्या चल रहा है, क्या हो गया, क्या करना है इस मामले में। तो कितने पावरफुल आदमी बन गए। कुछ नहीं किया इन्होंने जीवन में, ओके, बात जो किया वो इनमें टैलेंट था, काबिलियत थी, लेकिन एक काम किया इन्होंने, UPSC का एग्जाम क्लियर किया, IFS इंडियन फॉरेन सर्विस इन्होंने भरी और करी अच्छे से ड्यूटी, और आज भारत के कैबिनेट मिनिस्टर में भी टॉप आता है, फॉरेन मिनिस्टर को सबसे टॉप पे रखा जाता है। तो देख लीजिए बच्चों, UPSC में मेहनत करके आप कहां से कहां पहुंच सकते हो। आपके आस पड़ोस में कोई सोच भी नहीं सकता कि आप कहां से कहां पहुंच जाएगा नॉर्मल आदमी। तो ये भी एक जमाने में आप ही की तरह कोई क्लास तो तब होती नहीं थी ऑनलाइन, तो किताबों में जो है माथापच्ची करते होंगे, और आज लेकिन इनको जो है फल उस चीज का मिल गया है जिसको आप देख ही सकते हो। फॉरेन मिनिस्टर हैं ये और बने रहेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं, बने रहेंगे जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी, ये फॉरेन मिनिस्टर बने रहेंगे, क्योंकि इस आदमी में बच्चों काबिलियत है, ये काबिलियत के दम पे बना है। ये किसी वोट बैंक और किसी पॉलिटिक्स की वजह से नहीं बना, ये काबिलियत की वजह से फॉरेन मिनिस्टर बना है। पॉलिटिक्स का पी भी इसको नहीं पता, लेकिन आज मिस्टर जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर है। तो बच्चों ने दौरा किया इन 5 देशों का, 5 देशों में गए, तो उन 5 देशों के भी फॉरेन मिनिस्टर एक जगह पे आ गए, उन्होंने मिल गए इससे उनसे वो, ठीक है। तो वहां बच्चों कई सारी बातें करके आए, जिसमें एक मुख्य बात यह है, $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करने का वादा करके आए ये, कि $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट हम देंगे, भारत देगा, 1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट पैसा देगा सेंट्रल एशिया के देशों से। लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब होता है उधार ले सकते हैं वो
अगर इनको चाहिए तो, अगर इन किसी भी देश को जरूरत है $1 बिलियन रुपए तक की, तो वो भारत से ले सकता है। समझ गए आप? तो बच्चों ये लाइन ऑफ ट्रेड का वादा करके है। बाद में एनर्जी सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, एग्रीकल्चर में भी जो है कॉपरेशन की बात करी। ठीक है, चाबहार पोर्ट पे बच्चों डिस्कस किया उन्होंने, चाबहार पोर्ट पे बात करेंगे। तो चाबहार बच्चों अफगानिस्तान से तो जो है ज्यादा लेना देना रहा नहीं, लेकिन चाबहार आपको पता है बच्चों सिर्फ अफगानिस्तान तक पहुंचने का रास्ता नहीं था, वो पूरे सेंट्रल एशिया, यूरोप और रशिया तक पहुंचने का जो है रास्ता था, चाबहार के थ्रू, पाकिस्तान को बाईपास करते हुए। तो चाबहार का बच्चों इंपॉर्टेंस उन्होंने बताया कि चाबहार के थ्रू जो है हम अब जो है ट्रेड करेंगे, जो है एंगेजमेंट ज्यादा बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हुई, तो इंपॉर्टेंट था ये भी समेट, याद रखिएगा। सीआईएस में बच्चों अलग से क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए आप। मेंस एग्जाम में सेंट्रल एशियन कंट्रीज पे सवाल बिल्कुल आ सकता है, सब पे आगे आ चुका है। अफ्रीका, ये इलाका अभी तक यूपीएससी पहुंची नहीं है, कभी भी आ सकता है। सेंट्रल एशिया, वहां पे आपको इन 5 देशों का नाम लिखना है, मैप बनाना है, उस पर चाबहार पोर्ट भी बनाना है। ठीक है, उसमें आपको कई तरह के प्रोजेक्ट्स भी बताने हैं, पाइपलाइन भी बन रही है, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन, तापी पाइपलाइन के बारे में बात करनी है। ठीक है, उसमें आपको कनेक्ट सेंट्रल एशिया के बारे में बात करनी है, उसमें आपको यहाँ पे ये बहुत बड़ा मार्केट है इस बारे में बात करनी है, यहाँ पे रिसोर्सेज, एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है भारत को, ये बात करनी है। ठीक है, ओके, एससीओ के मेंबर्स भी हैं, तो एससीओ की भी बात करनी है आपको वहां पे। ओके, एससीओ वगैरह की। ठीक, सो जिसका आपको इंतजार था, यानी कि द ग्रेट एक्साइटिंग न्यूज विच यूर वेटिंग फॉर इज हेयर। सो गाइज, अनअकैडमी आपके लिए 2022 में एक धमाकेदार शुरुआत के साथ टोटल आपका 22% डिस्काउंट ऑफर आपके लिए लेके आया है, जो कि वैलिड है 1, 2 और 3 जनवरी को। ना ही बच्चों इससे पहले इतना बड़ा डिस्काउंट अनअकैडमी ने दिया है, ना ही आई थिंक आने वाले साल में अनअकैडमी 22% का डिस्काउंट, 5, 10, 15, 20% तक का डिस्काउंट भी आपको कहीं ना कहीं मिल गया होगा किसी ऑफर में, बट 22% का डिस्काउंट, स्ट्रेट डिस्काउंट, आई डोंट थिंक it was ever possible. So guys, make it a best investment of your life, and let's hope, let's wish, and we will try our best that you definitely clear your exam in the year 2022. So what's your time is now. Use the code SIDUPSC and be on the platform, a platform which gives you the brightest of the brightest opportunities to crack this examination with the top educators of India. You can, I hope you are giving the Unacademy Combat every Sunday, जिसमें आप 11 बजे जो है संडे को टेस्ट को दे सकते हो, इनाम पा सकते हो, रैंक अपनी जान सकते हो। गाइस, प्रैक्टिस करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सो प्रैक्टिस, मॉक पेपर्स, ओके, अदर टेस्ट सीरीज एंड द कॉम्बैट ऑल्सो कैन हेल्प यू इन रियलाइजिंग दैट वेयर डू यू स्टैंड। आपकी रैंक सबको पता लग जाएगा कि आप कॉम्पिटिशन में कहाँ लाइक करते हो। तो बच्चों, रिजल्ट अनअकैडमी ने बेहतरीन दिया ही है, आप भी पार्ट बन सकते हो हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स के, प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। ओके, आइकॉनिक एक प्रीमियम प्लान है जिसमें आपको सारी सर्विसेज मिलती हैं जो यहाँ पे लिख रही हैं। ओके, प्लस एक स्टैंडर्ड प्लान है। ओके, आप ये भी ले सकते हो, आप कोड यूज कर सकते हो सिड यूपीएससी, और आप जो है कई सारे फायदे और भी पा सकते हो यहाँ पे जो फायदे लिखे हुए हैं इनके अलावा। ठीक है, कोड यूज करें SID UPSC, इससे गाइज आपको डिस्काउंट मिल जाएगा मैक्सिमम, इससे जो है आपको मेंटरिंग और गाइडेंस मिल जाएगी मेरी तरफ से पूरी, इससे आपको जो है मटेरियल, टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट सभी इंस्टीट्यूट्स की मिल जाएगी। प्रैक्टिस करने के लिए हजारों क्वेश्चंस आपके पास जो है होंगे, और जो है जो कि बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। सो यूज द प्रॉपर कोड एंड गेट द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट एंड अदर फीचर्स। बच्चों, मेंटरिंग और गाइडेंस का तो खैर रोल इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। आप प्लस लो या आप आइकॉनिक लो, दोनों में मैं आपको मेंटर और गाइड करूंगा। जस्ट यूज द सिड यूपीएससी कोड फॉर दैट। सो वेडनेसडे को बैच स्टार्ट हो रहा है, सो आप बैच में जो है एनरोल कर सकते हो और जो है अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रख सकते हो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लान लेके। ठीक है, ऑलराइट। सो आइकॉनिक इज अ प्रीमियम प्लान। बच्चों, लोन पे भी आप ले सकते हो, नीचे ही लोन का लिंक है, फॉर्म का लिंक है, वहां पे फॉर्म का लिंक पे जाइए और जो है 2 मिनट में फॉर्म भर दीजिए, नाम, नंबर, अपना फोन नंबर और जो है कोड डाल दीजिए, आपको अपने आप जो है अनअकैडमी की टीम जो है कॉन्टैक्ट कर लेगी। सो 20 बुक्स ऑल्सो आप यू गेट व्हेन यू टेक द सब्सक्रिप्शन वर्थ ₹10,000। बच्चों, 10,000 की किताबें आपको फ्री मिलती है सब्सक्रिप्शन के साथ में। सो ये भी आपके लिए एक बेनिफिट वाली बात है। ठीक है, दिस इज द सब्सक्रिप्शन प्लान। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल आइकॉनिक का है, ये प्लस का है। ठीक है, सो आप जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको फायदा नुकसान देखते हुए, अपना बजट देखते हुए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। मेरी माने तो मैं आपको 2 साल का रिकमेंड करूंगा कॉम्बो सब्सक्रिप्शन
ताकि कॉम्बो मतलब अपना ऑप्शनल भी आप पढ़ पाएँ। सो 2 ईयर कॉम्बो इज द बेस्ट थिंग। ओके, इतना जरूरत भी रहती है। तो प्लस लेना है आइकॉनिक लेना है गाइस, आप डिसाइड कीजिए। आइकॉनिक ऑब्वियसली बेटर है बट वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, तो आपको जो भी सूट करे वो आप ले सकते हो। ठीक है, ऑप्शनल का जो है आपके सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं। यूज द कोड सिड यूपीएससी एंड यू गेट ऑल दीज बेनिफिट्स व्हाइल टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। ऑलराइट, सो दिस इज द थिंग। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास अपने आईआर एंड द वर्ल्ड की। टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा ताकि आप जो है सारे के सारे पीडीएफ्स जो है अपना यहाँ से ले सकें। सो डू ज्वाइन द टेलीग्राम ऑल्सो, दैट इज द सिड यूपीएससी। सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे, वहां पे आपको सारे मेरे नोटिफिकेशन पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी।